सीट 26 अंतरतारकीय उड़ान। अनुवादक नोवेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। अंतरिक्षीय उड़ानें अपेक्षाकृत लंबी होती हैं और इनमें कुछ हद तक खतरा भी होता है। इसलिए हमें अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने के लिए सभी यात्रियों से अंतरिक्ष सेवा दल के साथ सहयोग की आवश्यकता होगी। सीटों के दोनों ओर धातु की सीट बेल्ट लगी हैं। टेक ऑफ, झटकों, लैंडिंग और वर्महोल पार करते समय ये अपने आप लग जाएंगी। आपको सूचना दी जाएगी, कृपया घबराएं नहीं। साथ ही टेक ऑफ, लैंडिंग और वर्महोल पार करते समय सुरक्षात्मक कवच अपने आप बंद हो जाएगा और पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान करने के साथ साथ दबाव को भी नियंत्रित करेगा। यदि आपको अस्वस्थता महसूस हो तो दाईं ओर स्थित हरे बटन को दबाएं। हम आपकी स्थिति की जांच करेंगे और तुरंत आपकी सहायता करेंगे। ऑडियो में उन सभी बातों का स्पष्ट वर्णन था जिन पर उन्हें ध्यान देना था, जिसमें बचाव कैप्सूल का स्थान भी शामिल था। तथाकथित बचाव कैप्सूल का वास्तव में यही अर्थ था कि वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। ये केवल लंबे समय तक ब्रह्मांड में भटकता रह सकता था और बचाव की प्रतीक्षा कर सकता था। आध्यात्मिक गुरुओं, कृपया ध्यान दें कि यदि आपको अंतरिक्षयान में साधना करनी है तो कृपया अन्य यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए अपनी सीट पर सुरक्षात्मक आवरण बंद कर लें। कृपया उड़ान भरने, उतरने या वर्महोल पार करने के दौरान साधना न करें ताकि आप स्वयं को चोट से बचा सकें। पूरा प्रसारण 10 मिनट तक चला, लेकिन लेन जुवान्यू ने इसका हर पल आनंद लिया। उसके चारों ओर चांदी जैसी सफेद रोशनी का संसार था और हर सीट यात्रियों से भर गई थी। अंतरिक्षयान में कई स्तर प्रतीत होते थे और वे सबसे निचले स्तर पर थे। लेन जुवान्यू को थोड़ी जिज्ञासा हुई और सोचा, ऊपर क्या होगा। लेन जियाओ ने बताया कि ऊपर के स्तर अधिक आलीशान है और हर स्तर पर कीमत 5 गुना बढ़ जाती है। कहा जाता है कि सबसे आलीशान सीट की कीमत साधारण केबिन की सीट से 100 गुना से भी अधिक है। यात्रियों कृपया ध्यान दें। यात्रियों कृपया ध्यान दें। 7703 अंतरिक्षयान 10 मिनट में उड़ान भरने वाला है। कृपया अपनी सीटों पर वापस आ जाएं और बैठे रहें। सीट बेल्ट 5 मिनट में लग जाएंगी। वही घोषणा 3 बार दोहराई गई और हर बार लहजा पहले से कहीं अधिक गंभीर होता गया। धीमी आवाज हवा में गूंज उठी जिससे तात्कालिकता का आभास हुआ। लान शुवान्यू का परिवार अपनी सीटों पर ही बैठा रहा। लान शियाओ ने अपने बेटे की ओर मुड़कर उसे दिलासा देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, बाद में और भी जोरदार झटका लगेगा, लेकिन हवा में पहुंचने के बाद तुम ठीक महसूस करोगे। लेन जुवान्यू ने सिर हिलाया। 3 धातु की सीट बेल्ट धीरे धीरे कसती गई और यात्रियों के अलग अलग आकार के अनुसार अपने आप कोण और स्थिति को समायोजित करती गई। इसने यात्री की छाती, कमर और पैरों को सुरक्षित कर लिया, जिससे वह सीट से चिपक गया। तैयार, नष्ट करना। ठीक इसी क्षण लेन शुवान्यू की सीट के दोनों ओर से हल्की रोशनी की एक परत उठी और वह उसी स्थान में समाहित हो गया जहां वह बैठा था। सुरक्षात्मक आवरण लागू हो गया था। अंतरिक्षयान के उड़ान भरने के समय उसमें बहुत अधिक शक्ति थी और बच्चों को इस दबाव को सहन करने में असमर्थ होने से बचाने के लिए सभी बच्चों की सीटों के सुरक्षात्मक आवरण पूरी तरह से सक्रिय कर दिए गए थे। हालांकि वयस्कों के लिए सुरक्षात्मक आवरण भी सक्रिय किया गया था, लेकिन ऊर्जा बचाने के लिए वह उतना मजबूत नहीं था। विंग। लान शुवान्यू को एक जोरदार झटका लगा और अगले ही पल अंतरिक्षयान धीरे धीरे कांपने लगा। फिर उसने अपने शरीर के निचले हिस्से से एक बल महसूस किया जो उसे जोर से सीट पर खींच रहा था। इस समय उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके चारों ओर तीव्र दबाव और कंपन के कारण युवा लेन शुवान्यू के चेहरे पर वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ब्रह्मांड में उड़ना वाकई बहुत डरावना होता है ना? ठीक इसी क्षण उसके दाहिने हाथ से एक गर्माहट भरी अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल गई और इससे उसका तनावग्रस्त शरीर शिथिल हो गया। उसे सीट पर जकड़े रखने वाला बल भी कम होता प्रतीत हुआ। उफ, लेन जुवान्यू ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसने देखा कि उसके चारों ओर लगी धातु की सीट बेल्ट अब खुल चुकी थी। बगल की खिड़कियां भी दिखाई दे रही थीं और अब वह आराम से बाहर के खुले आसमान को निहार सकता था। फिलहाल उसे जो दिखाई दे रहा था वह एक विशाल बादल का टुकड़ा था जो गुजर रहा था। हम एक घनी वायुमंडलीय परत से गुजरेंगे, कृपया धैर्य रखें। ये घोषणा गूंज उठी। अचानक अंतरिक्षयान इतनी जोर से हिलने लगा कि सबके सिर में एक तेज भनभनाहट सी सुनाई देने लगी। लेन जुवान्यू को अपने सामने की दुनिया दोहरी दृष्टि से दिखाई देने लगी। ये सिलसिला पूरे 10 सेकंड तक चला और अचानक ऐसा लगा जैसे अंतरिक्षयान अपने खोल से बाहर निकल आया हो। एक जोरदार झटका लगा और फिर वह ऐसे स्थिर हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। कंपन और भनभनाहट तुरंत गायब हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। ये है। लान शुवान्यू थोड़ा हैरान और भ्रमित था। उसके सिर पर लगा सुरक्षा कवच भी निष्क्रिय हो गया था और उसके तुरंत बाद धातु की सीट बेल्ट भी खुल गई थी। उसने राहत की कुछ आहें और कराहें सुनी। ये स्पष्ट था कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पहली बार अंतरिक्षयान में यात्रा कर रहा था। उसने अपना सिर घुमाकर अपने पिता की ओर देखा। लेन शियाओ ने आश्चर्य से अपने बेटे की ओर देखा। उसे लगा था कि उसका बेटा रोएगा क्योंकि लेन जुवान्यू बचपन से ही दूसरों से थोड़ा ज्यादा संवेदनशील था, लेकिन इस समय वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। वह थोड़ा चिंतित था। आत्मा के जागृत होने के बाद से ये बच्चा दूसरों से और भी अलग होता जा रहा था। मम्मी, क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? लेन शुवान्यू ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से नानचेन की ओर देखा। बिल्कुल, तुम कर सकते हो। नानचेन ने अपने बेटे की ओर बाहें फैला दी। लान शुवान्यू को अभी भी अपनी मां की चेतावनी याद थी कि उसे जोर से बोलने की मनाही है। उसने खुशी से चिल्लाने की अपनी इच्छा को दबाते हुए नानचेन के गर्मजोशी भरे आलिंगन की ओर दौड़ लगाई। मम्मी, जब अंतरिक्षयान उड़ान भरता है तो थोड़ा डरावना लगता है। बोलते समय उसका सिर अपनी मां की बाहों में ऊपर नीचे हिल रहा था। नानचेन ने धीरे से उसका सिर सहलाया और आनंद से भरी मुस्कान दी। लेन शियाओ भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ये बच्चा चाहे कहीं से भी आया हो, यह मेरा और नानचेन का बेटा है। जी हाँ, ये हमारा बेटा है। कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या हमसे छीन नहीं सकता। मुझे हर हाल में इसकी रक्षा करनी होगी। लेन शियाओ ने सोचा, अंतरिक्ष यात्रा तो ऐसी ही होती है। अगर तुम्हें इससे डर लगता है तो बड़े होकर पायलट कैसे बनोगे? लेन शियाओ हंस पड़ी। मुझे डर नहीं है, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। लेन शुवान्यू ने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी पीठ सीधी की। बहुत खूब, तो फिर तुम्हें मेहनत करते रहना होगा। सबसे पहले तुम्हें स्कूल में अच्छे अंक बनाए रखने होंगे और जब तुम इंटरमीडिएट अकादमी में पहुंचोगे तो पापा तुम्हें पायलट बनने के लिए जरूरी परीक्षाएं दिलवाएंगे। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम एक अच्छे स्कूल में दाखिला ले पाओगे और एक अच्छा पायलट बनने के लिए जरूरी ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। लान शुवान्यू की पृष्ठभूमि विशेष थी, इसलिए लान शियाओ ने उसे युद्धपोत पायलट बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की अनुमति दी। यह उसके लिए बेहतर था कि उसकी कमियों के उजागर होने पर उसे और अधिक ध्यान मिले।
उसके बड़े होने में कितना समय लगेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि तब तक वह खुद की रक्षा करने में सक्षम हो जाएगा। लेन शुवान्यू ने चौड़ी मुस्कान के साथ चिल्लाया। अंतरिक्ष यात्रा वास्तव में नीरस और उबाऊ थी और लेन शुवान्यू को यह बात बहुत जल्दी समझ आ गई। पहले दिन वह चारों ओर देखते हुए काफी उत्साहित और उत्सुक था, लेकिन अंतरिक्ष यान का केबिन इतना ही बड़ा था और निचले दर्जे के केबिन में बैठे यात्रियों को ऊपरी दर्जे के केबिन में जाने की अनुमति नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवंटित स्थान भी बहुत कम था और उनका भोजन भी पहले से तय किए गए पौष्टिक भोजन तक ही सीमित था। इनका स्वाद कैसा था? ये बिल्कुल मैश किए हुए आलू जैसे थे जिनमें मसाले मिलाए गए थे। एक बार खाने में तो ठीक था, लेकिन 2-4 बार खाने के बाद तो लेन शुवान्यू, जिसे बहुत भूख लगती थी, भी घबराने लगा। पापा, मम्मी, मुझे बहुत बोरियत हो रही है, मैं क्या करूं? एक दिन बीत गया, वो और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने माता पिता को अपनी बोरियत बताई। अगर उब रहे हो तो ध्यान करो, क्या तुम युद्धपोत पायलट नहीं बनना चाहते? असाधारण शारीरिक क्षमता से तुम्हें और भी अंक मिलेंगे। नान चेंग मुस्कुराया। ठीक है फिर। लेन शुवान्यू ने अपने बाएं हाथ पर उत्परिवर्तित चांदी के पैटर्न वाली नीली चांदी की घास के बारे में सोचा और उसे लगा कि वह वास्तव में काफी बदल गया है। वह अपनी सीट पर लौट आया और नानचेन के निर्देशों के अनुसार सुरक्षा कवच को सक्रिय कर दिया। इसके बाद लेन शुवान्यू ने ध्यान लगाने का प्रयास शुरू किया। सुरक्षात्मक आवरण अधिकांश शोरों को रोक सकता था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति के रिसाव को रोक सकता था। लेन शुवान्यू ने रहस्यमय स्वर कौशल की विधि का अनुसरण करते हुए बहुत जल्दी ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर लिया, जो वास्तव में पहले से कहीं अधिक तेज थी। सब कुछ इतना स्पष्ट दिखाई दिया मानो वह स्वाभाविक रूप से घटित हो रहा हो और वह पल भर में ही एकाग्रता की अवस्था में पहुंच गया। उन्हें खुद भी इसका पता नहीं था और इसका कारण उनकी आध्यात्मिक शक्ति में हुई वृद्धि थी, जिसने उन्हें रहस्यमय स्वर कौशल के उपयोग पर बेहतर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाया। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही थी। पल भर में लेन शुवान्यू को ऐसा लगा मानो उसके बाहरी संसार में अनेक प्रकाश बिंदुओं से घिरे हुए हों। इन प्रकाश बिंदुओं के बीच एक चांदी का बिंदु था जो उनका नेता प्रतीत हो रहा था और उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। C27 तांगले का पदार्पण। अनुवादक नोवेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। अतीत में जब लेन शुवान्यू साधना कर रहा था तब उसे केवल नीले प्रकाश के बिंदु ही दिखाई देते थे। ये चांदी के प्रकाश के बिंदु पहली बार प्रकट हुए थे। ये चांदी जैसी रोशनी उसके प्रति बहुत दोस्ताना थी और उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी, लेकिन वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। ये चांदी की बत्तियां क्या है? उन्होंने काफी देर तक ध्यान किया और जब वे साधना से जागे तो नानचेंग ने उन्हें बताया कि उन्होंने 6 घंटे ध्यान किया था। ये जानना जरूरी है कि अंतरिक्ष में साधना करना उतना कारगर नहीं था, क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न तत्व मौजूद नहीं थे। निर्वात की स्थिति में वे बहुत विरल भी थे। अंतरिक्ष में ध्यान करना मुख्य रूप से समय बिताने का एक साधन था। मम्मी, मैंने चांदी जैसे कई चमकीले धब्बे देखे। ये क्या है? लेन शुवान्यू ने नानचेंग से पूछा। चांदी जैसे प्रकाश के धब्बे? क्या तुमने अंतरिक्ष तत्वों को महसूस किया? नानचेंग स्पिरिट सम्राट रैंक पर थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि चांदी जैसे प्रकाश के धब्बों का क्या अर्थ है। वह हिम तत्व की नियंत्रक थी और उसका बेटा जल तत्व का नियंत्रक था। तर्क के अनुसार उसे अंतरिक्ष तत्वों को महसूस नहीं करना चाहिए था। क्या ये अंतरिक्ष के तत्व हैं? लेन शुवान्यू ने उलझन में पूछा। नानचेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, चांदी अंतरिक्ष तत्वों का प्रतीक है। दरअसल अंतरिक्ष में हमारे चारों ओर अधिकतर अंतरिक्ष तत्व ही होते हैं। अंतरिक्ष यान तीव्र गति से चल रहा है और अंतरिक्ष में होने वाले परिवर्तनों के कारण ये ग्रह की तुलना में अधिक सघन अंतरिक्ष तत्व उत्पन्न करता है। इसलिए अंतरिक्ष तत्व प्रकार के स्पिरिट मास्टर्स अक्सर अंतरिक्ष में साधना करना चाहते हैं और ऐसे स्पिरिट मास्टर्स के युद्धपोत पायलट बनने की संभावना अधिक होती है। अंतरिक्ष का बेहतर ज्ञान युद्धपोत पायलट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगता है मेरा बेटा इस क्षेत्र में भी बहुत प्रतिभाशाली है। सच में? तो मैं युद्धपोत पायलट बन सकता हूँ। लेन शुवान्यू ने एक बार फिर अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। ध्यान लगाना समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका था। इसके अलावा वे आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने वाले कार्यक्रम भी देख सकते थे। उबाऊ यात्रा के दौरान यात्रियों के मनोरंजन के लिए समाचार, फिल्में, टेलीविजन कार्यक्रम आदि उपलब्ध थे। पापा, आप क्या देख रहे हैं? लेन शुवान्यू ने अपना सिर लेन शियाओ की ओर घुमाया। पापा समाचार देख रहे हैं। ये हमारे ग्रह के बारे में है। हम अंतरिक्ष यान में रहते हुए ही दूसरे ग्रहों की खबरें देख पाते हैं। हमें ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, लेन शियाओ ने अपने बेटे को समझाया। ओह, लेन शुवान्यू ने पलकें झपकाई और अपने पिता के सामने स्क्रीन की ओर देखा। लेन शियाओ ने आवाज थोड़ी बढ़ा दी। आपको इसमें दिलचस्पी है? ये किसी सेलिब्रिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना? नानचेंग ने झुककर स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर चल रही थी। शिंगतांग मीडिया ने हाल ही में घोषणा की है कि उन्होंने एक नए कलाकार तांगले के साथ अनुबंध किया है। उनके मैनेजर ले किंगलिंग हैं। बताया जा रहा है कि शिंगतांग मीडिया ने आंतरिक रूप से इस नए सितारे को निखारने के लिए भारी रकम खर्च करने का फैसला किया है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने आज उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। शिंगतांग मीडिया दुनिया के सबसे बड़े मीडिया समूहों में से एक है, जो फिल्म, टेलीविजन, संगीत और कई अन्य क्षेत्रों में काम करता है। वे निर्माण, वितरण, कलाकारों के प्रबंधन और अन्य गतिविधियों में भी शामिल हैं। वे दुनिया की सबसे बड़ी कलाकार प्रबंधन फर्म भी हैं। जिस नवोदित कलाकार को इतनी सराहना मिल रही है, वह निश्चित रूप से बहुत ही असाधारण होगा। आइए उनके प्रदर्शन का इंतजार करें। दृश्य बदल गया और लोगों की एक कतार बाहर निकली। सबसे आगे एक प्यारी सी दिखने वाली युवती थी। वह सुंदर थी, लेकिन उसने सादे और साधारण कपड़े पहने हुए थे। उसके पीछे एक लंबा आदमी चल रहा था, लेकिन तारों की रोशनी में वह इतना खोया हुआ था कि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बाकी लोगों से अलग पहचानने का एकमात्र तरीका उसकी 1.9 मीटर की लंबाई थी। उनके अलावा औपचारिक पोशाक में कुछ कर्मचारी भी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं बे तियानहोन जिले के डलुओ में स्थित शिंगतांग मीडिया का सीईओ हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद हमारे अधिकांश पत्रकारों को पहले ही पता चल गया होगा कि हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी को ये बताने के लिए यहाँ हूँ कि आपको जो जानकारी मिली है वह अधूरी है। बे तियानहोन एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जो देखने में 40 के आसपास का लग रहा था। वह लंबा था और उसका व्यक्तित्व गरिमापूर्ण था। यह व्यक्ति मनोरंजन जगत में प्रभावशाली और प्रसिद्ध था। शिंगतांग मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण जिला डलुओ जिला था, जो कि डलुओ ग्रह का पूरा क्षेत्र भी था।
शिनतांग मीडिया के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में कलाकारों के प्रबंधकों का पद अत्यंत महत्वपूर्ण था। डोलुओ जिले में एक प्रबंधन कंपनी का सीईओ बनने का मतलब था कि उसका रुतबा बहुत ऊंचा था, अनगिनत कलाकार उससे लाभ पाने की चाह रखते थे। इसलिए जैसे ही वह मंच पर आया, पत्रकार चिल्लाने लगे। वह तो बस एक नवागंतुक था, फिर भी उसमें बेई तियानहोन को स्वयं मंच पर बुलाने की क्षमता थी। इससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि जिनतांग मीडिया इस नवागंतुक को कितना महत्व देता था। तो फिर पूरी खबर क्या है? एक रिपोर्टर ने पूछा। बेई तियानहोन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पूरी खबर यह है कि मैं शिनतांग मीडिया के सीईओ के रूप में ये घोषणा करता हूं कि श्री तांगले आधिकारिक तौर पर शिनतांग में शामिल हो गए हैं। साथ ही श्री तांगले वह अंतर्गृहीय सुपरस्टार भी होंगे जिन्हें शिनतांग मीडिया संवारने पर विशेष ध्यान देगा। उनका पहला एकल गीत 1 महीने बाद रिलीज होगा और समय आने पर इसे 2 आध्यात्मिक जीवों वाले ग्रहों को छोड़कर सन के सभी ग्रहों पर एक साथ रिलीज किया जाएगा। जैसे ही उन्होंने अपनी घोषणा समाप्त की, पूरा इलाका शोरगुल से भर गया। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट था, जिनतांग मीडिया जैसी बड़ी कंपनी के लिए एक ही समय में उन सभी ग्रहों पर एक ही गाना रिलीज करना बेहद चौंकाने वाला था जहां मनुष्य निवास कर रहे थे। जिनतांग मीडिया के इतिहास में ऐसा लगभग 10 बार ही हुआ था और वे सभी गाने अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार थे। इसलिए शिनतांग मीडिया के लिए किसी नवागंतुक के लिए इतने सारे संसाधन खर्च करना सरासर असंभव था। इससे सभी पत्रकारों में इस बात को लेकर और भी उत्सुकता पैदा हो गई कि यह नवागंतुक कितना असाधारण था। नानचेंग ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, क्या शिनतांग मीडिया पागल है? क्या उन्हें एक नवागंतुक के लिए इस हद तक जाना जरूरी है? लान शियाओ मुस्कुराए, ये तर्कसंगत है। शिनतांग मीडिया समझदार है। वे जितना ज्यादा ऐसा करेंगे, इस नवागंतुक को उतना ही ज्यादा ध्यान मिलेगा और हर कोई उसके सिंगल के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार करेगा। अगर उसका स्तर बहुत बुरा नहीं है तो मशहूर होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। साथ ही इस नवागंतुक में जरूर कुछ खास बात होगी। नानचेंग ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, मुझे ये पुरुष सितारे पसंद नहीं है। ये सब कढ़ाई वाले तकिए जैसे हैं, इनमें कोई सार नहीं है, खासकर वे पुरुष कलाकार जो लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर हैं। हम तो ये भी नहीं बता सकते कि वे पुरुष है या महिला, तो फिर इन्हें देखने का क्या फायदा? लान शियाओ हंस पड़ी। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे जैसे गुणी पुरुष पसंद है। नानचेंग ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। तुम्हारी हिम्मत तो देखो ऐसा कहने की। लान शियाओ दिल खोलकर हंसी। मुझे वो नहीं चाहिए, सिर्फ तुम ही काफी हो। नानचेंग थोड़ा शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी और उसने धीरे से कहा, बच्चे के सामने बकवास मत करो। लान शियाओ मुस्कुराई, पापा मम्मी से प्यार करते हैं, ये तो सकारात्मक ऊर्जा है। इससे बकवास कैसे हो सकती है? ठीक उसी समय लेन शुआन्यू ने अचानक स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, पापा मम्मी देखिए। जब लान शियाओ और नानचेंग बोल रहे थे तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही। पत्रकारों की जिज्ञासा चरम पर थी और उनमें से कई पहले ही चिल्ला रहे थे, सीईओ बेई, कृपया हमें दिखाइए कि श्री तांगले कैसे दिखते हैं। बेई तियानहोन मुस्कुराई, बिल्कुल, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य तांगले का पहली बार सबसे मिलना है। तांगले कृपया। तारों की रोशनी से जगमगाता हुआ वह व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ और यद्यपि उसने केवल एक ध्वनि से ही प्रतिक्रिया दी, फिर भी पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। उसके चारों ओर एक निराकार और अनोखी आभा थी जो स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। बेई तियानहोन पत्रकारों की प्रतिक्रिया से बहुत प्रसन्न थे। दरअसल वे स्वयं भी पहले आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्हें अच्छी तरह याद था कि जब उनके अधीनस्थों ने बताया कि एक बेहद प्रतिभाशाली नवागंतुक आया है तो वे इससे खुश नहीं थे। वे बहुत सारे बड़े सितारों से मिल चुके थे, उनमें से कौन बेहद प्रतिभाशाली नहीं था भला? क्या उन्हें हर नवागंतुक से व्यक्तिगत रूप से मिलना जरूरी था? सौभाग्य से उस दिन उनका मूड अच्छा था और वे यूं ही देखने चले गए। फिर वह इतना स्तब्ध और अवाक रह गया कि उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि दूसरी पार्टी के पास एक नौसिखिया मैनेजर था और उसने बिना किसी झिझक के उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। वह दिखने में तो एकदम परफेक्ट था ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके चारों ओर एक अनोखा आकर्षण था। वह कहीं भी हो और किसी भी तरह का आयोजन हो, वह स्वाभाविक रूप से सभी के ध्यान का केंद्र बन जाता था। स्वयं बेई तियानहोन के शब्दों में कहें तो वह जन्मजात सितारा है और इस पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट सितारा बनेगा। सी तांगले और जुआन्यू। अनुवादक नोवेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। शुरू में बेई तियानहोन को तांगले नाम से कुछ खास खुशी नहीं हुई, लेकिन उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद उन्हें लगा कि इस व्यक्ति के लिए नाम महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें बस उनके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना था। ले लिंटोन ने बेई तियानहोन की ओर देखा और उसने उसकी ओर सिर हिलाया। ले लिंटोन ने गर्व से अपने हाथ पर एक बटन दबाया और तांगले के चारों ओर फैली तारों की रोशनी को हटा दिया। बत्तियां बुझ गईं और अंततः उस लंबे और पतले आदमी ने अपना चेहरा प्रकट किया। और जैसे ही उसने अपना रूप दिखाया, लेन शुआन्यू ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। इसी क्षण वहां पूर्ण सन्नाटा छा गया। लान शियाओ के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वह स्तब्ध रह गया। नानचेंग स्क्रीन को खाली निगाहों से घूर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सभी पत्रकार चुप थे। वह गहरे नीले और पीले रंग के चेकदार फॉर्मल सूट में वहीं खड़े थे जिस पर इस्त्री अच्छी तरह से की गई थी। उनके बाल छोटे और सादे नीले रंग के थे जो उनके माथे को ढके हुए थे, बिल्कुल सरल और स्वाभाविक। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई सर्जरी नहीं करवाई हो। उनके चेहरे पर मेकअप का नामो निशान नहीं था, क्योंकि उन्हें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उनकी नीली नीली आंखों में वहां मौजूद हर व्यक्ति की आकृति झलक रही थी। उनकी नाक की हड्डी ऊंची थी और उनका पूरा शरीर सुगठित लग रहा था। उनका चेहरा शांत था और उनकी भौहों के बीच उदासी की एक झलक थी। सबकी निगाहें अनजाने में ही उन पर टिक गईं। मानो वे एक ब्लैक होल हो। निगाहें उनकी ओर खींची नहीं जा रही थी, बल्कि मानो वे उन्हें निगल रही थी। पत्रकार, विशेषकर महिला पत्रकार, पहले से ही उनकी ओर पूरी तरह आकर्षित थी। परिपूर्ण के अलावा वे अपनी आंखों के सामने मौजूद इस व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किसी अन्य विशेषण के बारे में नहीं सोच सके। ऐसा नहीं था कि कोई सुंदर सितारे नहीं थे, लेकिन एक ऐसा सितारा जिसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था और जो पूरी तरह से स्वाभाविक था। ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं थी। इसके अलावा उसका वह हल्का उदास स्वभाव था जिसके कारण हर कोई उस पर तरस खाता था और उसे गले लगाकर सांत्वना देना चाहता था ताकि उसके भीतर की उदासी कम हो सके। हेलो दोस्तों, मैं तांगले हूँ। तांगले ने घटनास्थल पर मौजूद पत्रकारों की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर बैठ गया। उनकी आवाज शांत लग रही थी, लेकिन उनमें एक स्वाभाविक आकर्षण था जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हुआ इस समय पत्रकार बेकाबू हो गए थे।
पूरा इलाका अफरा तफरी में डूब गया। तांगले, इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? टैंगले, तुम कितने हैंडसम हो, मैं तुम्हारी फैन बनना चाहती हूँ। तांगले, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? टैंगले, पल भर में ही पत्रकारों के मुंह से अनगिनत सवाल निकलने लगे। ये लगभग धरती को हिला देने वाला दृश्य था। लेकिन तांगले वहां शांत भाव से बैठे रहे और उनके चेहरे पर कोई खास भाव भंगिमा नहीं दिखी। तांगले, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किसी ने चीख मारी और देखते ही देखते पूरा माहौल गर्मा गया। पल भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सैकड़ों पत्रकारों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कोई कल्पना ही कर सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब यह उदास और परिपूर्ण व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सामने आएगा तो किस तरह की स्थिति होगी। मम्मी, क्या आप ठीक है? लेन शुवान्यू ने नानचेंग की बांह को धीरे से हिलाया। नानचेंग अभी तक होश में नहीं आई थी। स्क्रीन पर टकटकी लगाए उसकी दोनों आंखें चमक रही थी। लान शियाओ को होश आ चुका था और जब उसने मुड़कर अपनी पत्नी के चेहरे पर भाव देखा तो उसके होंठ अपने आप फड़कने लगे। अरे बस इतना ही काफी है। नानचेंग को होश आया और उसने उसकी तरफ देखा। काफी क्या है? लान शियाओ ने शांत भाव से कहा, मुझे याद है किसी ने कढ़ाई वाले तकिए के बारे में बात की थी जिसका कोई सार नहीं था। खासकर वे पुरुष कलाकार जो लड़कियों से ज्यादा सुंदर होते हैं। हम तो ये भी नहीं बता सकते कि वे पुरुष है या महिला, तो फिर इसका क्या मतलब है? नानचेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने ऐसा कहा? मम्मी, आपने किया था, लेन शुवान्यू ने ईमानदारी से जवाब दिया। नानचेंग ने थोड़ी उत्साहित होकर कहा, लेकिन जरा उसे देखो। ये तांगले कढ़ाई वाले तकिए जैसा कैसे दिख सकता है? ये तो वाकई दमदार आदमी है। और भले ही ये औरत से ज्यादा सुंदर है फिर भी ये मर्दाना है। मुझे परवाह नहीं, कोई मुझे उसके लिए दीवानी होने से नहीं रोक सकता। वो भविष्य में मेरा आदर्श होगा। लेन शियाओ ने स्क्रीन बंद कर दी। अंतरिक्ष यान स्थिर रूप से उड़ता रहा और नानचेंग धीरे धीरे शांत हो गई। इसका मुख्य कारण ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा उसे अंतरिक्ष यान के मनोरंजन सिस्टम में तांगले के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं मिल रही थी। वह केवल 1 महीने बाद एकल गीत के रिलीज होने का इंतजार कर सकती थी। लान शुवान्यू शुरू में वर्महोल के माध्यम से उड़ने को लेकर काफी उत्साहित थी। दुर्भाग्यवश वर्महोल से गुजरते समय पूरे अंतरिक्ष यान का सुरक्षात्मक आवरण सक्रिय हो गया और धातु का आवरण नीचे गिर गया। अंततः वे बाहर कुछ भी नहीं देख पाए। हल्का कंपन काफी लंबे समय तक जारी रहा और यात्रा के उस हिस्से को सभी ने सुरक्षात्मक आवरण में उड़ते हुए बिताया। अंततः अंतरिक्ष यान 7703 हेवन डो ग्रह की राजधानी हेवन डो सिटी स्पेस सेंटर में उतरा। जब लेन शियाओ और उनका परिवार अंतरिक्ष यान से बाहर निकले तो उन सभी को ऐसा लगा जैसे वे हवा में तैर रहे हों। शुरुआत में कहा जाता था कि अंतरिक्ष यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यान से उतरने से पहले कम 1 घंटे का आराम करना पड़ता था। अब अंतरिक्ष यान कहीं अधिक उन्नत हो गए हैं, नानचेंग ने अपने बेटे को समझाया। लान शियाओ मुस्कुराए और बोली, क्या तुम्हें अब भी अंतर्ग्रहीय यात्रा करना मजेदार लगता है शियान्यू? लान जियान्यू ने कहा, थोड़ा उबाऊ लग रहा है। लान शियाओ ने कहा, तुम इतनी जल्दी हार मान रहे हो? लान शुवान्यू ने झट से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, बिल्कुल नहीं पिताजी, युद्धपोत तो बहुत तेज उड़ सकते हैं, है ना? लान शियाओ हंस पड़ी। अगली बार मुझे ये बताना। पापा युद्धपोत के पायलट नहीं है। वे एक उड़ने वाली कार में अंतरिक्ष केंद्र से निकले और फिर शहर में आधिकारिक रूप से प्रवेश करने से पहले एक आत्मा मार्गदर्शन टैक्सी में सवार हो गए। वे आधा महीना हेवन डो ग्रह पर और आधा महीना अंतरिक्ष यान में आने जाने में बिताएंगे। यह 1 महीने की छुट्टी थी और लेन शियाओ और नानचेंग के लिए आवेदन करने योग्य ये सबसे लंबी छुट्टी थी। सबसे पहले वे स्वर्ग डो शहर घूमने जाना चाहते थे। स्वर्ग डो ग्रह की राजधानी होने के नाते ये शहर सबसे पहले स्थापित किया गया था। पूरा शहर धातुओं और हरे भरे पौधों का मिश्रण था। आत्मा के मार्गदर्शन वाली उड़ने वाली गाड़ी में बैठे हुए वे बाहर की दुनिया को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। लेकिन हेवन डो ग्रह और हेवन लुओ ग्रह में कोई बड़ा अंतर नहीं था, ये बस थोड़ा बेहतर प्रतीत होता था। अंतरिक्ष से देखने पर भी पूरा हेवन डो शहर अनंत तक फैला हुआ प्रतीत होता था। मम्मी, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? लेन शुवान्यू ने नानचेंग से पूछा। नानचेंग ने इस यात्रा का कार्यक्रम तैयार किया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, आज हम पहले होटल जाकर आराम करेंगे। कल से हम दर्शनीय स्थलों की सैर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम हेवन डो शहर घूमेंगे। यहाँ कुछ संग्रहालय हैं जो पहले कुछ अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़े गए थे, तो हम उन्हें देखने जाएंगे। यहाँ कई प्रसिद्ध पार्क भी हैं जो देखने लायक हैं। फिर हम हेवन डो शहर के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र जाएंगे। लान जियान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, व्यापार केंद्र? जरा खर्च पर लगाम रखो। नानचेंग ने उसकी ओर आंखें घुमाई। क्या तुम्हारा दिल पैसों के लिए तड़प रहा है? लान शियाओ ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरी तनख्वाह तो तुम्हारे पास है। वैसे भी ये सब तुम्हारी ही है, इसलिए तुम अपना पैसा खर्च करोगी। मैं बस इतना नहीं चाहती कि घर जाकर तुम्हें बुरा लगे और तुम मुझसे शिकायत करने लगो। नानचेंग ने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, हम बाहर बहुत कम ही जाते हैं, इसलिए थोड़ा और सामान न खरीदना तो अफसोस की बात होगी। साथ ही मैं अपने बेटे के लिए कुछ खूबसूरत कपड़े भी लेना चाहती हूँ। वो कितना सुंदर है, बड़ा होकर वो तांगले से कहीं कम नहीं होगा, ये तो पक्का है। बोलते बोलते उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपना हाथ पकड़े हुए लेन शुवान्यू की ओर देखा। अचानक आश्चर्य से बोली, वैसे पतिदेव, क्या आपको लगता है कि हमारा बेटा थोड़ा थोड़ा तांगले जैसा दिखता है? मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उनकी आंखों और बालों का रंग अलग था, लेकिन चेहरे की बनावट मिलती जुलती है। बस हमारे बेटे के चेहरे की बनावट थोड़ी कोमल है और उसकी आंखें तांगले से बड़ी हैं। C29 नाना और जुआन्यू। अनुवादक नोवेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। लान शियाओ ने नाराजगी से कहा, क्या तुम पर जादू हो गया है? अगर तुम किसी लड़के की दीवानी हो तो ठीक है, लेकिन हमारे बेटे को भी इसमें मत घसीटो। नानचेंग हंस पड़ा। लगता है कोई इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लान शियाओ, स्वीकार करने लायक क्या है? वह किसी ग्रह पर नहीं बल्कि मातृभूमि पर है। मैं सचमुच तुम जैसी दीवानी लड़कियों की मानसिकता को समझ नहीं पा रही हूँ। नानचेंग ने खुशी से जवाब दिया, यही तो तुम समझ नहीं सकती। यह एक खूबसूरत उम्मीद है। बताओ, किसने कभी सिंड्रेला बनने का सपना नहीं देखा? मेरा बेटा भी बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे तांगले की ड्रेसिंग स्टाइल सीखनी चाहिए और उसे भविष्य में अपनाना चाहिए। भविष्य में कौन जाने कितनी युवतियां उस पर फिदा होंगी। इसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत खुशी होती है। फिर मुझे बस अपनी बहू को घर के काम सौंपने होंगे और मैं उनसे पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगी। ठीक है, तुम जीत गए।
तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत ही अद्भुत है, लेन शियाओ ने ईमानदारी से जवाब दिया। वे एक साधारण रेस्तरां में बैठे थे। हालांकि हेवन डो ग्रह का अपना अनूठा भोजन था, लेकिन इसके अधिकांश जीव जंतु और वनस्पतियां हेवन लुओ ग्रह जैसे मूल ग्रह से लाई गई थी, इसलिए अंतर बहुत अधिक नहीं था। पूरे दिन आराम करने के बाद 3 लोगों का परिवार अपने पहले पड़ाव अंतरतारकीय प्रवास संग्रहालय की ओर रवाना हुआ। हेवन डो ग्रह को प्रवास के लिए आधिकारिक तौर पर चुना गया पहला ग्रह था और इसने कई बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री और डेटा छोड़े। साथ ही ये डोलो ग्रह की प्रवास योजना की प्रस्तावना भी थी। इसका ऐतिहासिक महत्व था। हेवन डो ग्रह एक अत्यंत विचित्र ग्रह था। अंतरिक्ष से देखने पर वास्तव में ये 2 रंगों से भरा हुआ दिखाई देता था। पूर्वी भाग में समुद्र था और वह नीले रंग के विभिन्न शैद से भरा हुआ था। आश्चर्यजनक रूप से समुद्र के कुछ हिस्सों में खारा पानी था और कुछ में मीठा पानी। पानी की गुणवत्ता अपेक्षाकृत अच्छी मानी जाती थी। ग्रह का पश्चिमी भाग पूरी तरह से भूमि से बना था, जिसमें कुछ दरारें थी जिनसे आपस में गुंथी हुई नदियां बनी थी। हेवन डो ग्रह खनिजों से समृद्ध था और मूल ग्रह से अधिकांश वनस्पतियों और जीवों को स्थानांतरित करने और वर्षों के विस्तार के बाद पूरा ग्रह फल फूलने में सक्षम हो गया। इसके अलावा ये संघ को बड़ी मात्रा में संसाधन प्रदान करने में सक्षम था। अंतरतारकीय प्रवास संग्रहालय में प्रवेश करते ही लेन जुवानियों की निगाहें स्वर्ग डो ग्रह की 10 मीटर से अधिक ऊंची विशालकाय गोलाकार प्रतिकृति पर टिक गईं। उन्होंने एक गाइड को नियुक्त किया और स्वर्ग डो ग्रह के इतिहास के बारे में उसके द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान से सुना। 10,000 वर्ष पूर्व जब मनुष्य और आध्यात्मिक जीव सद्भावपूर्वक रहने लगे, तब से हमने अंतरतारकीय प्रवास को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण बल प्रयोग शुरू किया। मानव जनसंख्या और आध्यात्मिक जीवों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। उस पीढ़ी में यद्यपि मात्र ग्रह विकास के दौर से गुजर रहा था, संसाधनों की खपत बहुत अधिक थी, जिसके कारण प्रवास पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया। गाइड ने उन्हें सब कुछ पूरी लगन से समझाया। ये तस्वीरें स्वर्ग डो ग्रह पर पहुंचने वाली पहली अन्वेषण टीम द्वारा छोड़ी गई अत्यंत मूल्यवान जानकारी है। ये बर्तन धरती से लाए गए थे और यहाँ तट पर पहुंचने वाले पहले बर्तन थे। कृपया इधर देखिए, यह नीली चांदी की घास है। आप सोच रहे होंगे कि इसे यहाँ क्यों प्रदर्शित किया जा रहा है। दरअसल स्वर्ग डो ग्रह पर रोपित किया जाने वाला पहला पौधा नीली चांदी की घास ही थी। हालांकि नीली चांदी की घास कोई दुर्लभ प्रजाति नहीं है, फिर भी इसमें अटूट जीवन शक्ति और अनुकूलन क्षमता है। ये हवा को शुद्ध करने में भी सक्षम है। नीली चांदी की घास के प्रयासों के कारण ही स्वर्ग डो ग्रह आज इस तरह के भविष्य को प्राप्त कर सका है। इसलिए अंतरतारकीय प्रवास में नीली चांदी की घास के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्पष्टीकरण सुनने के बाद लेन जुवानियों ने अपने माता पिता की ओर मुड़कर पूछा, पापा मम्मी, नीली चांदी की घास वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है? ये याद रखना जरूरी था कि लेन जुवानियों की आत्मा ही नीली चांदी की घास थी। भला उसे गर्व क्यों न होता। ब्लू सिल्वर ग्रास। ठीक इसी समय परिवार के पीछे से एक कुछ खाली खाली लेकिन मधुर सी आवाज सुनाई दी। तीनों ने मुड़कर देखा तो 2 महिलाएं एक दूसरे के बगल में खड़ी होकर डिस्प्ले विंडो के अंदर रखी नीली चांदी की घास के नमूने का अवलोकन कर रही थीं। दोनों महिलाओं का कद लंबा और पतला था। बाईं ओर वाली महिला ने लंबी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसके छोटे सुनहरे बाल, नीली पुतलियां और गालों व नाक पर हल्के हल्के दाग थे। वह एक प्रकार की वीर सौंदर्यता बिखेर रही थी। उसने अपने साथी की ओर मुड़कर पूछा, ब्लू सिल्वर ग्रास के बारे में क्या? उसकी साथी ने चुपचाप सिर हिलाया। कुछ नहीं, मुझे अचानक लगा कि यह जानी पहचानी सी है। सुनहरे बालों वाली अपनी साथी की तुलना में इस महिला का शरीर कहीं अधिक सुडौल था। उसकी सबसे आकर्षक बात उसके सिर के चांदी जैसे घने बाल थे जो उसके टखनों तक लंबे थे। बहुत लंबे बाल रखना अधिकांश लोगों के लिए परेशानी का सबब था और बहुत कम लोग ही अपने बालों को इतनी लंबाई तक बढ़ाते थे। हालांकि उनके चांदी जैसे बाल न केवल कोमल और मनमोहक थे, बल्कि उनसे चांदी के क्रिस्टल जैसी बनावट का आभास भी होता था। उसके चेहरे पर एक काला मुखौटा था जिसने उसके चेहरे का अधिकांश भाग ढक रखा था, केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। फिर भी लेन परिवार के तीनों लोग दंग रह गए। उन्होंने अब तक जितनी भी आंखें देखी थीं, उनमें से ये सबसे खूबसूरत थीं। घुंघराली और लंबी पलकें, साथ ही उनकी साफ और बैंगनी पुतलियां जिनमें थोड़ी सी उदासी झलक रही थी। ये सब देखकर लोगों के मन में उनके प्रति कोमल स्नेह का भाव जागृत हो गया। हालांकि नकाब के कारण उनकी उम्र का पता नहीं चल पाया, फिर भी सबका यही मानना था कि उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। आंटी, मेरी आत्मा नीली चांदी की घास है। लेन शुवान्यू ने अपना सिर उठाकर चांदी जैसे बालों वाली महिला की ओर देखा और गर्व से पलके झपकाते हुए समझाया। चांदी जैसे बालों वाली महिला ने अनजाने में अपना सिर नीचे कर लिया। उसने केवल अपने सामने वाले परिवार को देखा था और उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस छोटे बच्चे पर जा पड़ा। खाकी शॉर्ट्स और गहरे नीले रंग के टॉप में सजे लेन शुवान्यू ने कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन उनकी असाधारण खूबसूरती के कारण ये कोई समस्या नहीं थी। वास्तव में वह देखने में बेहद आकर्षक थे, खासकर जब उन्होंने चांदी जैसे बालों वाली महिला की ओर पलकें झपकाई। वाह, कितना प्यारा और सुंदर लड़का है, सुनहरे बालों वाली महिला आश्चर्य से बोली। वह तुरंत लेन शुवान्यू की ऊंचाई तक घुटनों के बल बैठ गई। नमस्ते छोटे दोस्त, तुम कितने प्यारे हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं लेन शुवान्यू हूँ, उसने अपनी मधुर आवाज में उत्तर दिया। लेन शुवान्यू भयभीत नहीं था, बल्कि नीली चांदी की घास के बारे में सुनकर उसे गर्व महसूस हुआ। सुनहरे बालों वाली महिला ने अपने चांदी जैसे बालों वाली सहेली की ओर मुड़कर देखा। नाना, ये छोटा लड़का कितना सुंदर है। मैंने इससे पहले कभी इतना प्यारा बच्चा नहीं देखा। नाना ने भी छोटे शुवान्यू को देखा, लेकिन जैसे ही उनकी निगाहें मिली, उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर जम गया हो, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसी क्षण नाना को ऐसा लगा जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी से लेकर मस्तिष्क तक बिजली का करंट दौड़ रहा हो, जिससे वे सुन्न पड़ गईं। मानो उनके दिमाग पर किसी चीज का प्रहार हुआ हो। असहनीय दर्द के कारण वे कराह उठी और 2 कदम पीछे हट गईं। वे घुटनों के बल बैठ गईं और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। अरे नाना, तुम्हें क्या हुआ? नाना में आए अचानक बदलाव को देखकर यूनियान बुरी तरह डर गई। वह तुरंत उसके पास दौड़ी। लान शियाओ और नानचेन दोनों भी हैरान थे। मुखौटा पहने उस युवती में एक असाधारण आभा थी और वह साधारण नहीं लग रही थी, लेकिन क्या वह बीमार थी? आंटी, आपके बाल जमीन को छू रहे हैं और गंदे हो जाएंगे। लेन शुवान्यू दौड़कर उस सफेद बालों वाली महिला के पास गया और उनके बाल उठाए। जैसे ही उसने उनके बालों को छुआ, उसके दिल में एक अद्भुत एहसास दौड़ गया, जिससे वह बालों को अपने गालों पर रगड़ने लगा। आंटी, आपके बाल कितने मुलायम और छूने में कितने अच्छे हैं। शुवान्यू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नानचेन तुरंत चौंक कर आगे बढ़ा।
हालांकि शुभान्यु अभी छोटा था, लेकिन उसका ये काम कुछ हद तक आपत्तिजनक था। लेकिन नाना को ऐसा महसूस नहीं हुआ। जब छोटे शुभान्यु ने उसके बालों को छुआ तो बेजान बालों से हल्की गर्माहट निकली और उसके दर्द भरे सिर को आराम मिला, जिससे उसे आराम मिला। चूंकि वह घुटनों के बल बैठी थी, इसलिए जब उसने शुभान्यु से अपने बाल लिए तो वह उसकी खूबसूरत आंखों को और भी करीब से देख पाए। जब दोनों की निगाहें मिली तो उन्हें अपने भीतर का प्रतिबिंब दिखाई दिया। लेन शुभान्यु ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाने के इरादे से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की पुकार याद आ गई। आंटी, आपकी आंखें वाकई बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपने मास्क क्यों पहना है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। लान शियाओ ने कभी अपने बेटे को रोकने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया। दरअसल वह और नानचेन छोटे शुभान्यु की दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता से परिचित थे। ये कुछ ऐसा था जो 6 साल की उम्र से ही कई बार हो चुका था। अगले ही पल उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उस चांदी जैसे बालों वाली महिला ने मुखौटा क्यों पहन रखा था। नाना ने अपना हाथ उठाया और मुखौटा हटा दिया, जिससे उनका अपना चेहरा सामने आ गया। उस पल परिवार को ऐसा लगा मानो संग्रहालय की रोशनी कुछ और तेज हो गई हो। उसकी आंखें पहले से ही बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उसका चेहरा सामने आते ही ऐसा लगा मानो संग्रहालय की हर चीज उसकी सुंदरता के आगे फीकी पड़ गई हो। वह बेहद खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती का वर्णन शब्दों में बयां करना असंभव था, यहाँ तक कि शब्दकोश के सारे शब्द भी उसके रूप रंग को बयां करने के लिए अपर्याप्त थे। चाहे उसे किसी भी नजर से देखा जाए, उसकी कुछ पीली त्वचा और बैंगनी आंखों में कोई कमी नहीं दिखती थी। यह कल्पना करना कठिन था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, जहां वर्तमान में चर्चित वर्चुअल गेम कलाकारों में से भी कोई उसके जितनी खूबसूरत या आकर्षक पात्र बनाने में असमर्थ है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसने मास्क पहन रखा था। इसके बिना वह सार्वजनिक स्थानों पर कैसे चल फिर सकती थी। आंटी, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। लेन शुभान्यु के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था और वह खुद को रोक नहीं पाया और उनके सामने आगे बढ़ गया। तुम भी बहुत सुंदर हो, नानी ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। उस क्षण 6 वर्षों से अधिक समय तक जागृत रहने के बावजूद उनका मन खाली पड़ा था, लेकिन उस बच्चे के कारण उनमें स्मृति का भाव जागृत हुआ। सीटीज एक परिचित एहसास। अनुवादक नोवेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें बच्चे इतने पसंद आएंगे। यून यान ने नाना का हाथ पकड़ रखा था और वे संग्रहालय में घूमती रहीं। संक्षिप्त बातचीत के बाद लेन शुभान्यु अपने माता पिता के साथ चले गए और वे भी संग्रहालय में घूमना जारी रखा। यून यान ने नाना को उत्सुकता से देखते हुए बात की। जब से नाना की जिम्मेदारी उसके हाथ में आई थी, तब से उसके साथ बिताए कुछ ही साल बचे थे, लेकिन हर परिस्थिति में नाना हमेशा शांत दिखती थी। वह हमेशा आकाश में तैरते बादल की तरह होती थी, ऐसा लगता था मानो किसी भी बात का उससे कोई लेना देना न हो। आज ही जब उसने उस प्यारे से छोटे लड़के को देखा तो उसकी भावनाएं स्थिर हो गईं। यहाँ तक कि आज उसे जो सिर दर्द हुआ वह भी कई वर्षों में पहली बार हुआ था। क्या उस बच्चे ने आपकी याददाश्त को जगाया और आपको कुछ याद दिलाया? यून यान ने जिज्ञासावश पूछा। नाना ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस पल अचानक मेरे सिर में दर्द होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस बच्चे को जानती हूँ। यून यान ने सहज भाव से उत्तर दिया, ऐसा संभव नहीं है। वह बच्चा लगभग 6 से 7 साल का लग रहा है और तुम भी लगभग उसी समय उठी थी। जहां तक अतीत की बात है, तुम्हारी उम्र कम से कम 1000 साल है। ये कहते हुए उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और नाना की ओर क्षमाप्रार्थी दृष्टि से देखी। नाना ने अपनी भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाया। बिल्कुल सही। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो मैं उस बच्चे को जान नहीं सकता था, लेकिन उस बच्चे में ऐसा क्या था जिसने मेरी भावनाओं को झकझोर दिया। ... मम्मी, वो आंटी अभी बहुत सुंदर लग रही थी, लेन शुभान्यु ने नानचेन से कहा। नानचेन को थोड़ी जलन हुई और वह हंस पड़ी। तो फिर मम्मी या आंटी में से कौन ज्यादा सुंदर है? लान शुभान्यु ने तुरंत जवाब दिया, दोनों ही खूबसूरत हैं। लान शियाओ जोर से हंस पड़ी। तुम तो बड़े होशियार हो और तुम्हारी जुबान भी बहुत चलती है, लेकिन आज पहली बार हमने तुम्हें किसी और को सुंदर कहते सुना है। मेरे बेटे की पसंद तो वाकई अच्छी है। बड़े होकर तुम्हें भी उस आंटी जैसी सुंदर पत्नी मिलेगी, है ना? लान शियाओ, क्या तुम्हें खूबसूरत पत्नी न मिलने का पछतावा है? नानचेन ने उसे गुस्से भरी निगाहों से घूरा। संग्रहालय का दौरा नीरस रहा, कम से कम लेन शुभान्यु के लिए तो ऐसा ही था। उसकी वास्तविक उम्र 7 साल भी नहीं थी, इसलिए संग्रहालय में रखी ऐतिहासिक वस्तुओं में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे केवल नीली चांदी की घास के महत्व के बारे में जानकारी मिलने से ही खुशी हुई, जिसका उल्लेख विवरण में किया गया था। दिन भर घूमने फिरने के बाद वे होटल लौट आए। तीनों सदस्य स्पिरिट मास्टर थे, इसलिए उन्हें ज्यादा थकान महसूस नहीं हुई। जुबान्यु, सोने से पहले जल तत्वों पर नियंत्रण का अभ्यास करो। मम्मी बाद में तुम्हारी प्रगति देखेंगी। नानचेंग ने लेन जुबान्यु को बाथरूम की ओर खींचते हुए कहा, कहीं ऐसा न हो कि वह जल तत्वों पर नियंत्रण न रख पाए और कमरा गीला कर दे। लेन शुभान्यु ने अपने बाएं हाथ पर चांदी के पैटर्न वाली नीली चांदी की घास को छोड़ा और उसे अपनी हथेली और छोटी बांह से चिपका लिया। जल तत्वों के साथ वह आत्मीयता का एहसास तुरंत फिर से प्रकट हो गया। पानी का गोला, नानचेंग ने हैरानी से कहा। लान शुभान्यु के हाथ पर एक नीली रोशनी चमकी और पानी की एक छोटी सी गेंद बन गई। जल तीर, पानी का गोला 2 भागों में बंट गया और कई पानी के तीर लेन शुभान्यु के शरीर के चारों ओर घेरा बनाकर उसके चारों ओर घूमने लगे। जल भंवर, जल के तीर एक कोमल जलधारा में परिवर्तित हो गए जो चारों ओर घूमकर एक भंवर बना रही थी और हल्की सी सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। ये येलिंगटन के विरुद्ध पहली बार प्रयोग करने की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। जमाना, पानी का भंवर सीधे बर्फ में परिवर्तित हो गया और उसने फेनल का आकार भी बरकरार रखा। और जब नानचेंग ने यह दृश्य देखा तो वह कुछ हद तक अचंभित रह गई। क्या जमने की ये दर बहुत तेज नहीं है? ऐसा करने के लिए जल तत्व के साथ उसका जुड़ाव कितना प्रबल होना चाहिए? उसके बोलने से पहले ही बर्फ का वह बवंडर लेन शुभान्यु के नियंत्रण में एक लंबी बर्फ की तोप में बदल गया। उसने उसे हाथ में पकड़ा और 2 बार लहराया। माँ, क्या ये वही बर्फ की तोप वाली तकनीक नहीं है जो आपने पहले इस्तेमाल की थी? क्या बर्फ की दीवार ऐसी ही है? मुझे लगता है मैं बर्फ की दीवार को भी उड़ा सकता हूँ। वे कितने आज्ञाकारी हैं। अपने बेटे को जल तत्वों को सहजता से नियंत्रित करते देख नानचेंग ने कड़वी मुस्कान दी। सच तो यह था कि यद्यपि वह स्पिरिट सम्राट के पद तक प्रशिक्षित हो चुकी थी, फिर भी वह हमेशा सरकारी सेवा में रही थी और उसने कभी वास्तविक युद्धों में भाग नहीं लिया था। बर्फ तत्व का उसका सबसे बड़ा उपयोग गर्मियों में आइसक्रीम आदि जमाकर ठंडक पाना था। उसे एहसास हुआ कि उसके पास अपने बेटे को सिखाने के लिए कुछ खास नहीं है।
पूरे 1 घंटे तक खेलने के बाद भी लैन शुआन्यू बिल्कुल नहीं थका था और वह तभी सोने गया जब नानचेंग ने उसे रुकने के लिए कहा। लगता है तुम्हारा बेटा सचमुच प्रतिभाशाली बन रहा है, हमें क्या करना चाहिए? नानचेंग ने असहाय होकर लैन शियाओ के कंधे पर झुकते हुए कहा। लान शियाओ ने धीरे से आह भरी। मैं भी नहीं चाहती कि उस पर किसी का ध्यान जाए, लेकिन हम उसकी तरक्की को रोक भी तो नहीं सकते, है ना? चलो उसे बढ़ने देते हैं। लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति के बढ़ने की गति और जल तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता को देखते हुए हमें उसके लिए स्कूल के बाहर कोई शिक्षक या ट्यूशन क्लास ढूंढनी चाहिए। उसके लिए कुछ युद्ध अभ्यासों में शामिल होना फायदेमंद होगा। शुक्र है उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी काफी धीरे धीरे बढ़ रही है और बहुत जल्द ही उसकी उम्र के बच्चे उससे आगे निकल जाएंगे, इसलिए वह ज्यादा अलग नहीं दिखेगा। हम वापस जाकर देखेंगे कि क्या होता है। ट्यूटर ढूंढना आसान नहीं है और न ही यह सस्ता है। भले ही हम इसका खर्च उठा सकते हैं, लेकिन इससे हमारे जीवन स्तर में थोड़ी कमी आएगी। लान शियाओ मुस्कुराए और बोली, आपको इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उच्च अधिकारी मुझे प्रवास के लिए अगले ग्रह की खोज हेतु अंतर्तार्कीय अन्वेषण में शामिल होने की अनुमति दे रहे हैं। मैं इसे आजमाने की योजना बना रही हूँ। कहा जाता है कि अभी अभी खोजे गए इस ग्रह पर हमारी मातृ पृथ्वी के प्राचीन आध्यात्मिक जीवों के समान जीव होने की प्रबल संभावना है। यदि यह अन्वेषण सफल रहा तो लौटने पर मुझे पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिल सकेगी। नानचेंग ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। क्या ये खतरनाक होगा? लान शियाओ हंस पड़ी। चिंता करने की कोई बात नहीं। फेडरेशन हजारों सालों से ब्रह्मांड की खोज कर रहा है और हर बार उसने पूरी तैयारी की होगी। वैसे भी ये कब से खतरनाक हो गया है? मैं तो सिर्फ एक रसद सहायक कर्मचारी हूँ। मैं कुछ डेटा विश्लेषण, आनुवंशिक तुलना आदि का काम संभालती हूँ, इसमें कोई जोखिम नहीं होगा। नानचेंग ने पूछा, आपको कितने समय के लिए जाना होगा? लान शियाओ ने कहा, यही बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी। मुझे खेद है कि मुझे कम से कम 3 से 6 महीने के लिए दूर रहना पड़ेगा। अवधि थोड़ी लंबी है, लेकिन अंतर्तार्कीय लंबी दूरी की संचार तकनीक में काफी सुधार हुआ है और हम कम से कम हर हफ्ते एक बार बात कर सकते हैं। नानचेंग ने अपने पति को कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। क्यों न मैं किसी दूसरे विभाग में स्थानांतरित हो जाऊं। मेरे स्पिरिट सम्राट पद के साथ अगर मैं किसी मुख्य युद्ध विभाग में काम करूं तो मेरी तनख्वाह में काफी वृद्धि होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं पुरुषवादी हूं। मैं अपनी पत्नी को बाहर जाकर ज्यादा पैसे कमाने कैसे दे सकता हूं? आपको मेरे आत्मसम्मान का ख्याल रखना चाहिए, लैन शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। नानचेंग ने अपना सिर उसकी बाहों में छिपा लिया। तो तुम कब जा रहे हो? लान शियाओ ने कहा, अगर आपको मंजूरी हो तो वापस आते ही मैं आवेदन पर हस्ताक्षर कर दूंगा और उच्च अधिकारियों से सूचना का इंतजार करूंगा। मुझे पहले जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार यह प्रक्रिया काफी जल्दी पूरी हो जानी चाहिए। शोध दल को मेरे जैसे शोधकर्ताओं की जरूरत है और इस बार भत्ता काफी ज्यादा है। भत्ता अग्रिम रूप से दिया जा रहा है, ये होम ट्यूटर के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मुझे इस बारे में सोचने दीजिए और घर पहुंचने पर हम फिर से बात करेंगे। C31 बैटल आर्मर गैराज किट। अनुवादक नोवेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। स्तब्ध नानी अपने कमरे में बैठी थी, अपने मन को ऐसी जगह भटकने दे रही थी जहां उन्हें किसी भी यादों या विचारों का बोझ न उठाना पड़े। हाल ही में यही उनकी दिनचर्या बन गई थी और उन्हें यही अच्छा लगता था। लेकिन आज कुछ बदल गया। जिस सुखद शून्यता की उसे आदत थी, उसके बजाय उसने बड़ी बड़ी चमकदार आंखें देखी और साथ ही एक बच्चे की आवाज भी सुनी। नाना ने अपना हाथ उठाया, मानो उनके अंदर से कोई प्रेरणा उन्हें बच्चे के प्यारे से चेहरे को छूने के लिए प्रेरित कर रही हो। क्या किसी को याद करने का एहसास ऐसा ही होता है? लेकिन मैं उस बच्चे के प्रति ऐसा क्यों महसूस करूंगी जिसे मैंने पहले कभी देखा भी नहीं है? नाना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह उस बच्चे के प्रति अपने विशेष लगाव को नकार नहीं सकी। यून यान के प्रति तो उनके मन में इस भावना का 10वां हिस्सा भी नहीं था, जो इतने लंबे समय से उनके साथ था, लेकिन उस बच्चे ने बस उनके बाल पकड़े और नाना उसे गले लगाने की तीव्र इच्छा से भर उठी। उसका नाम लैन शुआन्यू है। वह इस समय कहाँ है? नाना ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे उसे एक अलग वातावरण दिखाई देने लगा। जिस परिवार के साथ वह रहती है उसके लिए विज्ञान अकादमी की इमारत की तुलना में इस जगह पर सुरक्षा के उतने उपाय नहीं है। उसने अपनी निगाहें घुमाई और सामने पारिवारिक खेल का मैदान देखा, साथ ही चांदी जैसे सफेद रंग की अर्धगोलाकार इमारत भी देखी जो विज्ञान अकादमी थी, जहां वह 6 साल तक रही थी। मैं ये सब इतनी स्पष्टता से कैसे देख पा रहा हूँ? नाना और भी ज्यादा भ्रमित होती जा रही थी, लेकिन जल्द ही उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। उसने अकादमी से बाहर निकल रहे कुछ वैज्ञानिकों को पहचान लिया। यह क्या हो रहा है? मैं ये सब चीजें क्यों और कैसे देख पा रहा हूँ? मैं आखिर कौन हूँ और वह बच्चा कौन है? मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं वास्तव में उस बच्चे का पता लगा सकता हूँ। लान शुआन्यू का परिवार अपनी दर्शनीय यात्रा जारी रखे हुए था। नानचेंग द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम काफी व्यस्त था और इतना व्यस्त था कि ऐसा लग रहा था मानो वे घोड़े पर सवार होकर फूल निहार रहे हों। हेवनडो शहर के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करने के बाद वे आसपास के अन्य शहरों की यात्रा पर निकल पड़े। इस अनुभव ने उन्हें इस ग्रह और अपने ग्रह के बीच समानताओं और भिन्नताओं का अधिक गहन अवलोकन प्रदान किया। आखिरकार अधिकांश चीजें अंतर्तार्कीय प्रवास के बाद ही निर्मित हुई थी। हेवन लुओ का निर्माण हेवनडो के अनुभवों के आधार पर किया गया था। मजे करते समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना? हम एक दिन में घर वापस आ रहे हैं। बेटे, तुम्हें ये यात्रा कैसी लगी? नानचेंग ने लैन शुआन्यू से पूछा। बहुत मजा आया। इसके लिए धन्यवाद मम्मी, लैन शुआन्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे यात्रा का भरपूर आनंद आया, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने सामान में रखे नए खिलौने पसंद आए। उसका पसंदीदा खिलौना सोने के कवच पहने एक लंबे आदमी की गैराज किट थी। लान शियाओ ने उसे बताया कि यह कोई साधारण कवच नहीं था, बल्कि जिनलोंग युएयू नामक एक युद्ध कवच था, जिसे केवल असाधारण आध्यात्मिक गुरु ही प्राप्त कर सकते थे। ये गैराज किट और भी अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक ड्रैगन सम्राट डोलुओ का मॉडल था। मम्मी, क्या आपको लगता है कि भविष्य में मुझे युद्ध कवच मिलेगा? किस तरह का युद्ध कवच होगा? लैन शुआन्यू ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। जब से उसे यह गैराज किट मिली थी, इस विषय में उसकी रुचि बहुत बढ़ गई थी। बिल्कुल, जब तक तुम मेहनत करोगे तुम बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाओगे, लैन शियाओ ने उसे हौसला बढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। पापा मम्मी, आप दोनों स्पिरिट मास्टर हैं, आप लोग बैटल आर्मर मास्टर क्यों नहीं हैं? लैन शुआन्यू ने पूछा। नानचेंग की मुस्कान में कड़वाहट थी।
बैटल आर्मर मास्टर बनना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। केवल बैटल स्पिरिट मास्टर्स ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके मानदंड बहुत सख्त हैं। बैटल आर्मर मास्टर बनने के लिए आपको बेहद शक्तिशाली और असाधारण होना चाहिए। फिर लान शुवान्यू ने पूछा, तो फिर सबसे उत्कृष्ट किसे माना जाता है? नान चेंग ने उसके मासूम गालों को चुटकी से दबाया। अरे तुम तो बड़े जिज्ञासु हो। अगर तुम्हें बैटल आर्मर मास्टर बनने का मौका चाहिए तो तुम्हें पहले प्राथमिक अकादमी से स्नातक होना होगा और फिर हेवन लुओ इंटरमीडिएट अकादमी में प्रवेश लेना होगा। तो मैं निश्चित रूप से बैटल आर्मर मास्टर बनूंगा, लेन जुआन ने सीना फुलाते हुए आत्मविश्वास से कहा। क्या तुमने पहले यह नहीं कहा था कि तुम युद्धपोत पायलट बनना चाहते हो? इतनी जल्दी अपना मन बदल लिया है ना? लेन शियाओ ने उसे चिढ़ाया। लान शुवान्यू का चेहरा लाल हो गया। मैं दोनों काम कर सकता हूँ। लान शियाओ और नान चेंग अपने बेटे की मासूमियत पर हंस पड़े। ठीक है, चलिए अब अपनी आखिरी गतिविधि खरीदारी की ओर शुरू करते हैं। अत्यधिक खर्च से बचने के लिए नान चेंग और लैन शियाओ ने यात्रा के खरीदारी वाले हिस्से को आखिरी दिन के लिए टालने पर सहमति जताई। सरकार हर जगह कीमतों को नियंत्रित करती है, इसलिए सभी ग्रहों पर वस्तुओं की कीमतों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। वे मन भरकर खरीदारी कर सकते हैं और अधिक कीमत वसूलने की चिंता नहीं कर सकते। जब वे हेवन डो शॉपिंग मॉल पहुंचे, जो निस्संदेह अब तक का सबसे बड़ा मॉल था, तो नान चेंग को आखिरी दिन खरीदारी टालने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। वह इस मॉल में कई दिनों तक खो सकती थी। एक महिला होने के नाते उसे खरीदी जाने वाली भौतिक वस्तुओं की तुलना में खरीदारी की प्रक्रिया और चीजों को देखने में अधिक आनंद मिलता है। अपने लिए कुछ चीजें चुनने के बाद उसने अपने बेटों के लिए चीजें खरीदी, लैन शुवान्यू के लिए एक नया पहनावा और लैन शियाओ के लिए एक जोड़ी जूते। पतिदेव, आपको ये ताबीज कैसा लगा? मैंने सुना है कि यह मन को वश में करने वाले महान गुरु किंग गुआंगहान की रचना है। यह आपको हर समय एकाग्र रहने में मदद करता है। आप इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, इससे आपके काम में मदद मिलेगी। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह इसके लायक है। नानचेंग ने नीले क्रिस्टल से बने उस लटकन को देखते हुए लैन शियाओ से कहा। लान शियाओ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें मेरे जाने से कोई आपत्ति नहीं है? नान चेंग ने उसे तिरछी नजर से देखा। भले ही मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा। तुम बहुत काबिल हो, फिर भी तुम्हारा करियर लगभग ठप पड़ा है। भले ही तुम ये बात न कहो, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपनी नौकरी से कितने नाखुश हो। तुम्हें एक बड़े मंच की जरूरत है। मेरी तुमसे बस यही गुजारिश है कि तुम सुरक्षित हमारे पास लौट आओ। लान शियाओ भावुक हो गई। क्यों ना मैं बस। नान चेंग ने अपना मुंह ढक लिया। रुको, मुझे पता है कि तुम जाना चाहते हो। बस 6 महीने की बात है, सब ठीक हो जाएगा। शुवान्यू और मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। लान शियाओ ने गहरी सांस ली और अपनी पत्नी को दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाकर सहमति दी। वह इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। वह अपने परिवार को निराश नहीं करेगा। फिर नान चेंग मुस्कुराए और बोली, उस ताबीज को खरीदने से मेरा मन शांत हो जाएगा। अब शुवान्यू, मम्मी का यहीं इंतजार करो, मैं बस। शुवान्यू, रुको, शुवान्यू कहाँ है? C32 नाना से दोबारा मुलाकात। अनुवादक नोवेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। नान चेंग बिल का भुगतान करने ही वाली थी कि उसने एक नजर डालने के लिए अपना सिर नीचे किया, लेकिन लैन शुवान्यू उनके पास से गायब हो गई थी। लान शियाओ हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, वह इतनी दूर नहीं भाग सकता। तुम बिल का भुगतान कर दो, मैं उसे ढूंढ लूंगी। उस आधुनिक बाजार में एक उत्तम निगरानी प्रणाली लगी हुई थी, इसलिए किसी भी परिवार के लिए अपने बच्चे को खोना असंभव था। लैन शियाओ का मानना था कि लैन जुवान्यू शरारत कर रही थी और कहीं भाग गई थी। दरअसल लैन शुवान्यू बस मौज मस्ती करना चाहता था। इस समय वह गैराज किट की दुकान के अंदर खड़ा था और लालसा से भरे चेहरे के साथ किटों को निहार रहा था। ड्रैगन सम्राट डोलुओ की गोल्डन गैराज किट ने उन्हें बारीक सांचों में दिलचस्पी जगा दी थी, लेकिन माँ ने पहले कहा था कि हम सिर्फ एक ही रख सकते हैं। ये सभी काफी महंगे हैं। उसकी नजर एक और चांदी जैसे रंग के बच्चे पर पड़ी, जिसकी पीठ से विशाल पंखों का एक जोड़ा फैला हुआ था। चांदी जैसे बालों से भरा उसका सिर हवा में लहरा रहा था और वह अपने बैंगनी रंग की आंखों और कार्टून जैसे चेहरे के साथ एक चांदी सफेद भाला पकड़े हुए था। छोटे बच्चे, क्या तुम्हें ये पसंद है? विक्रेता ने उसे पहले ही देख लिया था। उसकी खूबसूरती और वहां ज्यादा भीड़ न होने के कारण वह उसका मनोरंजन करने के लिए उसके पास आए। लान शुवान्यू ने सिर हिलाया। आंटी, क्या ये चांदी का ड्रैगन सम्राट डोलू थोड़ा सस्ता हो सकता है? जब उन्होंने पहले ड्रैगन सम्राट डोलू खरीदा था, तब उन्होंने चांदी का ड्रैगन सम्राट डोलू भी देखा था, लेकिन केवल एक को चुनने की पाबंदी होने के कारण उन्होंने ड्रैगन सम्राट डोलू को चुना था। उस समय नानचेंग ने बताया था कि ये दोनों एक जोड़ी है। चांदी का ड्रैगन सम्राट डोलू ड्रैगन सम्राट डोलू की पत्नी है। विक्रेता हंसते हुए बोला, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। ये 30वां सीमित संस्करण है, कवच दुर्लभ धातुओं से बना है और हमारे पास कीमत कम करने की शक्ति नहीं है। ओह, लैन शुवान्यू ने मुंह बनाया। धन्यवाद आंटी, मैं भविष्य में इसे खरीदने के लिए फिर आऊंगी। उसके प्यारे से चेहरे को देखकर सेल्स पर्सन खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन आपको जल्दी करनी होगी, ये लिमिटेड एडिशन के कुछ ही पीस बचे हैं। हमारे पास तो बस एक ही पीस है। लैन शुवान्यू चिंतित हो गया, उसे उस किट से बहुत लगाव था। मैं इसे ले लूंगा। ठीक उसी समय एक मधुर आवाज सुनाई दी। विक्रेता तुरंत खड़ी हो गई और ग्राहक को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वाह, आपने ये पोशाक कहाँ से खरीदी? ये तो सिल्वर ड्रैगन सम्राट डोलुओ से बिल्कुल मिलती जुलती है। जब लैन शुवान्यू को पता चला कि दुकान में बचे एकमात्र सेट में किसी की दिलचस्पी है, तो वह तुरंत घबरा गई और मुड़ गई। लेकिन जब उसने अपनी प्रतिद्वंद्वी को देखा तो वह दंग रह गया। उसके बाल चांदी जैसे थे, आंखें बैंगनी थी और उसने भी वही काला मुखौटा पहन रखा था। आंटी, आप हैं? नाना ने कोमल आंखों से उसे देखा, फिर घुटनों के बल बैठकर हाथ उठाया। थोड़ी सी झिझक के बाद वह खुद को रोक नहीं पाए और उसके प्यारे गालों को सहलाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें ये किट पसंद है? आंटी इसे तुम्हें उपहार में देंगी। अरे अरे नहीं नहीं, मम्मी ने कहा है कि मैं किसी से भी उपहार स्वीकार नहीं कर सकता, लैन शुवान्यू ने तुरंत जवाब दिया। फिर नाना मुस्कुराई। मैं अब तुम्हारे गालों को छू रही हूँ, है ना? हम इसे भुगतान मान सकते हैं। लान शुवान्यू चौंक गया, वह स्पष्ट रूप से इस सौदे को समझ नहीं पा रहा था। विक्रेता ने सिल्वर ड्रैगन सम्राट डोलू कवच किट को पहले ही उतार लिया था और उसे लपेटने में लगा हुआ था।
उसकी सिकुड़ी हुई भौहों को देखकर नाना ने खुद को रोक नहीं पाया और उसकी भौहों के बीच के हिस्से को सहलाते हुए उसे शांत किया। गुस्से में रहना अच्छा नहीं है, तुम खुश रहने पर सबसे अच्छे लगते हो। आंटी, क्या मुझे सच में यह मिल सकता है? लैन शुवान्यू ने संदेह से पूछा। नानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बिल्कुल जा सकते हो आंटी, तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाएंगी और उन्हें मना लेंगी, ठीक है? सचमुच? लैन शुवान्यू की बड़ी बड़ी आंखें तुरंत चमक उठी। नाना को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसके उत्साहित चेहरे को देखकर उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया और उसे उसके लिए पूरी दुनिया खरीद लेने की तीव्र इच्छा हुई। बिल्कुल, मास्क के पीछे नाना के चेहरे पर अत्यंत कोमलता के भाव थे। लान शुवान्यू ने अचानक उसका हाथ खींचकर अपने चेहरे पर रख दिया। आंटी, मैं आपको कुछ और बार मेरा चेहरा छूने दूंगा। हाँ, तुम तो नन्हे शैतान हो, इतनी कम उम्र में ही अपनी अदाएं दिखाना जानते हो, तुम सच में बहुत प्यारे हो। सेल्सपर्सन ने अचानक कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। नाना ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी बैंगनी पुतलियां ठंडी पड़ गईं। उसने दुकानदार को घूरते हुए पूछा, आपने क्या कहा? तेज दिमाग वाली सेल्सपर्सन को पसीना आ गया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर बर्फ के एक टुकड़े में लिपटा हुआ हो और बर्फ की मूर्ति बन गया हो। अनजाने में ही वह कांपने लगी। लान शुवान्यू भी चौंक गया। उसने नाना का हाथ पकड़ लिया। आंटी, क्या हुआ? नाना एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर उनका चेहरा तुरंत सामान्य हो गया और उन्होंने विक्रेता से बेपरवाही से कहा, कृपया ऐसे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न करें। उसके पूरे शरीर में तीव्र धड़कन दौड़ रही थी। सेल्सपर्सन घबराकर उसकी बात मान गई। उसने अपना सिर नीचे किया और किट को लपेटने पर ध्यान केंद्रित किया। शुवान्यू, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने पापा को तुम्हें ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ाया। अरे तुम हो? लैन शियाओ आखिरकार वहां आया। कुछ चक्कर लगाने के बाद उसकी नजर गैराज के किट स्टोर पर पड़ी और जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसका बेटा अंदर था। लेकिन उन्हें नाना को भी देखने की उम्मीद नहीं थी। नाना की अनोखी शक्ल को पहचानना आसान था। स्वाभाविक रूप से उन्हें याद रखना उनके लिए मुश्किल नहीं था। नमस्कार, नाना ने विनम्रतापूर्वक उसकी ओर सिर हिलाया। लान शुवान्यू ने लान शियाओ को देखा और तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, मानो अपनी गलती स्वीकार कर रहा हो। पापा, आंटी मुझे किट उपहार में देना चाहती हैं, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? लैन शियाओ ने हैरानी से नाना की तरफ देखा। फिर नाना ने कहा, तुम्हारा बच्चा और मैं एक दूसरे के भाग्य से जुड़े हैं। ये देखकर कि उसे यह पसंद आया, मैंने इसे उसके लिए खरीद लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे इसे स्वीकार करने की अनुमति दोगे। लान शियाओ ने तुरंत जवाब दिया, ये ठीक नहीं है। संयोग से हमारा मिलना, हम आपकी दयालुता को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसके बजाय मैं इसका भुगतान कर दूंगी और आपके अच्छे विचारों के लिए धन्यवाद दूंगी। पिताजी अमर रहें। लैन शुवान्यू खुशी से उछल पड़ी। नाना कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन लैन शुवान्यू की उत्तेजना देखकर उसने खुद को रोक लिया। आंटी की भी जय हो। मानो उसे कुछ आभास हो गया हो, लैन शुवान्यू मुस्कुराया और नाना की आस्तीन खींच ली। लान शियाओ ने किट के पैसे चुका दिए। उसने सिल्वर ड्रैगन सम्राट डोलुओ का युद्ध कवच किट स्वीकार किया और अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। जब हम वापस लौटे तो कहना कि पापा ने तुम्हारे लिए खरीदा है, नहीं तो मम्मी से डांट पड़ेगी। जी हाँ, पापा सबसे अच्छे हैं। लान शियाओ के चेहरे पर बेबसी का भाव था। दरअसल वह और नानचेंग अपने बेटे की भीख मांगने की आदत को कभी सहन नहीं कर पाते थे। लेकिन छोटा शुवान्यू बचपन से ही बहुत संवेदनशील था और शायद ही कभी उनसे कुछ मांगता था। बाय बाय आंटी। लैन शुवान्यू ने अनिच्छा से नाना की ओर हाथ हिलाया और लैन शियाओ के पीछे पीछे चल दिया। नाना वहीं खड़ी रही और पिता पुत्र दोनों की पीठों को देखती रही। उसके हाथों में अब भी लैन शुवान्यू के हाथों की कोमलता और नरमी का एहसास था। यह अवर्णनीय अनुभूति काफी देर तक उसके गले में अटकी रही। क्या यह महज एक संयोग था? बिल्कुल नहीं। दरअसल जिस दिन लैन जुवान्यू का परिवार हेवन डोर सिटी पहुंचा था, उसी दिन से उसे इसका आभास हो गया था और वह विशेष रूप से लैन जुवान्यू के स्थान का पता लगा सकती थी। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और अनजाने में यहाँ आ गई, जहां उसे एक बार फिर लैन शुवान्यू के सामने प्रकट होना पड़ा। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। उसके मन में बस यही एक विचार था। अचेतन रूप से वह बाहर निकली और कुछ दूरी से उनका पीछा करती रही जब तक कि उसने नानचेंग को नहीं देख लिया। नानचेंग और लान जुवान्यू के बीच लैन जुवान्यू खड़ी हो गई, जबकि तीनों का परिवार हाइपरमार्केट में टहलता रहा। लान शियाओ के हाथों में किट देखकर नानचेंग ने कुछ टिप्पणियां की और यहाँ तक कि लान जुवान्यू के माथे पर उंगली से गुदगुदी भी की। अनजाने में ही नाना ने ये सब देखकर अपनी मुठ्ठियां भींच ली। लेकिन उनकी समझदारी ने उन्हें शांत कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि लान जुवान्यू अपनी मां के सामने मासूम दिखने की कोशिश करते हुए नानचेंग की जांघों से लिपट गया था। वह सचमुच बहुत प्यारा है। इसके अलावा उसके दिल में एक और भावना उभर आई थी। क्या ये ईर्ष्या थी? उसने गहरी सांस लेने के लिए संघर्ष किया और जैसे कि उसने आखिरकार कुछ तय कर लिया हो, वह तेजी से आगे बढ़ी। कृपया रुकिए, उसने लैन शियाओ के परिवार के पीछे पहुंचते हुए पुकारा। C-33 मैं उसका शिक्षक हो सकता हूँ। अनुवादक नोवेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। लैन शुवान्यू ने जब अपना सिर घुमाकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। चांदी जैसे बालों वाली चाची, आप फिर से आ गई। लान शियाओ और नानचेंग आश्चर्यचकित थे। लान शियाओ ने पहले ही नानचेंग को उससे हुई मुलाकात के बारे में बता दिया था। फिर नानचेंग ने पूछा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं मिस? नाना एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, मेरा नाम नाना है और हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हम फिर से एक दूसरे से मिल रहे हैं। मुझे शुवान्यू बहुत पसंद है। क्या मैं आप सभी से मिल सकती हूँ? क्या मैं अगली बार उससे मिलने जा सकती हूँ? लान शियाओ और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा और नानचेंग ने कहा, सुश्री नाना, हम वास्तव में हेवन डो ग्रह से नहीं हैं, हम हेवन लुओ ग्रह पर रहते हैं और यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ स्वर्ग लुओ ग्रह पर चल सकती हूँ? नाना ने अचानक कहा। लैन जियो और नानचेंग स्तब्ध रह गए। अगर उनके सामने मौजूद व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति होता तो उन्हें संदेह होता कि क्या उसके इरादे बुरे हैं, लेकिन उन्होंने उस दिन नाना का रूप देखा था और कोई भी लड़की उसकी तुलना में नहीं थी, कम से कम उनके जानने वालों में से कोई नहीं। उसकी जैसी बेहद खूबसूरत लड़की का लैन शुवान्यू को इस हद तक पसंद करना वाकई सराहनीय है। माफ कीजिए, मैं इतनी असभ्य हूँ। नानी ने अपने लंबे चांदी जैसे बालों में कंघी की और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे उससे एक खास जुड़ाव महसूस हुआ। लान शियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि यह सब बहुत अचानक हुआ था। मिस नाना, आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। नाना ने लैन शुवान्यू की ओर देखा और कहा, मैं वास्तव में उसकी शिक्षिका बन सकती हूँ।
उस रात उसने न केवल इसे अपने विचारों में देखा बल्कि उसने इस 3 सदस्यीय परिवार में आत्माओं के उतार चढ़ाव को भी महसूस किया। उन्होंने आगे कहा, वह एक आध्यात्मिक गुरु है, मैं भी हूं और मुझे उन्हें सिखाने में सक्षम होना चाहिए। और आपकी आत्मा कैसी है? नान चेंग ने जिज्ञासा से पूछा। नाना ने लैन शुवान्यू की ओर देखा और उसकी बैंगनी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। फिर अगले ही पल उसने कहा, मैं प्राचीन मार्शल आर्ट जानती हूँ और मेरी आत्मा जल तत्व को नियंत्रित करने वाली है। ये कैसा संयोग है? लैन शियाओ ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। ये सब कुछ महज एक संयोग लग रहा था। पहली मुलाकात को तो संयोग माना जा सकता था, लेकिन एक ही समय पर मिलना और एक जैसी सोच होना वाकई बहुत ही आश्चर्यजनक था। साथ ही वह शुवान्यू को पसंद करती है और उसकी होम ट्यूटर बनना चाहती है, लेकिन उसे कैसे पता चला कि उन्हें एक ट्यूटर की जरूरत है? लान शियाओ हमेशा से ही बुद्धिमान व्यक्ति था, वह स्वाभाविक रूप से इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ सकता था और ये बिल्कुल भी संयोग नहीं लग रही थी। इसलिए उसने नाना की ओर देखते ही तुरंत सतर्कता बरत ली। माफ कीजिए, लेकिन क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं? लैन शियाओ ने गंभीरता से पूछा। मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं हेवन डो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में प्राचीन मार्शल आर्ट सिखाती हूँ। नाना ने उत्तर दिया। क्या वो अभी से टीचर बन गई हैं? लैन शियाओ हैरान रह गया। इस समय तक नाना ने अपनी कलाई से सोल गाइडेंस कम्युनिकेशन डिवाइस उतारकर उसे दे दिया था। फेडरेशन में प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वयं का सोल गाइडेंस संचार उपकरण था, जो उनके महत्वपूर्ण संकेतों से जुड़ा हुआ था और किसी को भी दूसरे की निजी जानकारी का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। अपना सोल गाइडेंस संचार उपकरण उसे सौंपना उसकी ईमानदारी और भरोसे को दर्शाता था। फेडरेशन द्वारा व्यक्ति की निजता को अत्यधिक महत्व दिए जाने के कारण इस प्रकार का कार्य अब दुर्लभ हो गया था। सामान्य परिस्थितियों में लैन शियाओ किसी निजी जानकारी को हासिल करने के लिए दूसरे पक्ष के सोल गाइडेंस कम्युनिकेशन डिवाइस को नहीं लेता, लेकिन अपने बेटे के लिए उसने इसे लिया और अपने सोल गाइडेंस कम्युनिकेशन डिवाइस का उपयोग करके वायरलेस तरीके से कनेक्शन स्थापित किया। नाना का आत्मा मार्गदर्शन संचार उपकरण सक्रिय हो गया और उन्होंने इस महिला से संबंधित सारी जानकारी देख ली। नाम नाना, आयु 25 वर्ष, फेडरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, हेवन डो शाखा में प्राचीन मार्शल आर्ट की शिक्षिका, तृतीय स्तरीय पद। परिचय बहुत सरल था और उसमें कोई जटिल जानकारी या इतिहास नहीं था। लैन शियाओ के ज्ञान के अनुसार ये सब कुछ नाना द्वारा ही निर्धारित किया गया था, जबकि बाकी सब कुछ अवरुद्ध था, जो किसी के लिए भी सामान्य बात थी। आत्मा मार्गदर्शन संचार उपकरण में दर्ज हर रिकॉर्ड सटीक और विश्वसनीय होना चाहिए था, क्योंकि यह संघ के लिए एक गंभीर मामला था। संचार उपकरण में मौजूद जानकारी को बदलना बहुत मुश्किल था और अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति भी ऐसा कर पाता तो यह एक ऐसा अपराध होता जिसके लिए गंभीर दंड मिलता। आप इसे वापस ले जा सकते हैं। लैन शियाओ ने वह उपकरण नाना को लौटाते हुए सख्त स्वर में कहा। श्रीमती नाना, हम शुवान्यू के प्रति आपके प्रेम और समर्थन की सराहना करते हैं, लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि स्वर्ग डोग्रह पर छुट्टियां मनाने आने में ही हमारे परिवार की बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो चुका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में एक शिक्षिका होने के नाते आपकी फीस काफी अधिक होगी और मुझे डर है कि हम इसे वहन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप हमारे साथ स्वर्ग ग्रह पर आती हैं तो आपको यहाँ अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। वह बहुत ईमानदार था। दरअसल उसका परिवार स्वर्ग डोग्रह से होम ट्यूटर रखने का खर्च वहन नहीं कर सकता था। वे पहले से ही ट्यूशन फीस और यात्रा खर्च वहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में विज्ञान अकादमी से मिलने वाले वेतन के बराबर मुआवजे का खर्च तो अलग ही था। मुझे आपसे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे पैसों की कोई चाह नहीं है, मुझे बस ये बच्चा बहुत प्यारा है और मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ। सारे खर्चे मैं खुद उठा लूंगी, इसलिए आप चिंता न करें। नानी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। अरे, नान चेन को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये सच होने के लिए बहुत अच्छा था। फिर उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और पूछा, लेकिन मिस नाना? नाना को कुछ समझ आ गया। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और लैन शुवान्यू की ओर देखा, जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा था। माफ करना, शायद मैंने हद पार कर दी, लेकिन मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। साथ ही मैं ये साबित कर सकती हूँ कि मुझमें उसे सिखाने की क्षमता है और मेरा आप लोगों को धोखा देने का कोई इरादा नहीं है। बोलते बोलते वह गलियारे के किनारे लगी रेलिंग की ओर चल पड़ी। यहाँ हर गलियारा हवा में लटका हुआ सा लगता था, क्योंकि मॉल के विभिन्न तल एक दूसरे पर इस तरह से बने हुए थे कि एक अनोखा पैटर्न बन गया था। रेलिंग धातुयुक्त कांच की बनी थी और लगभग 1.9 मीटर ऊंची थी, जो कि अधिकांश वयस्कों की ऊंचाई से भी अधिक थी, ताकि लोगों के गिरने का खतरा न हो। नाना रेलिंग के किनारे तक चलकर गई और सुरक्षात्मक आवरण के बाहर देखने लगी। लैन शियाओ और उसका परिवार भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे और सोच रहे थे कि वह क्या साबित करना चाहती है। लान शुवान्यू ने नाना की दृष्टि का अनुसरण करते हुए बाहर देखा। मॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच में 100 मीटर से भी अधिक ऊंचा एक विशाल खाली स्थान था और जहां वे खड़े थे वहां से ऐसा प्रतीत होता था मानो वे 100 मीटर की गहरी खाई को देख रहे हों। स्टोर की पहली मंजिल पर लगभग 50 मीटर व्यास का एक विशाल फव्वारा था, जिसमें से हर आधे घंटे में पानी की तेज धारा निकलती थी। यह मॉल के सबसे महत्वपूर्ण आकर्षणों में से एक था और शुरुआत में लैन शुवान्यू इस विशाल फव्वारे को देखकर काफी उत्साहित थी। इस समय फव्वारे से पानी नहीं निकल रहा था और पानी की सतह दर्पण की तरह चिकनी थी। उस फव्वारे को देखते हुए नाना ने मन ही मन बुदबुदाया, मुझे कुछ करना चाहिए। बोलते बोलते उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने सामने लगे कांच के सुरक्षात्मक आवरण पर दबाया। उसी क्षण लैन शियाओ का परिवार सहज रूप से उसकी ओर देखने लगा। वे सोच रहे थे कि वह क्या कर रही है और उन्हें ये जानने की उत्सुकता थी कि वे नाना की आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव क्यों महसूस नहीं कर पा रहे थे। लान शियाओ और नान चेन को इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ और ठीक उसी क्षण लान शुवान्यू को अचानक अपनी बाईं बांह से हल्की गर्माहट महसूस हुई। उसने सहज ही नाना की ओर 2 कदम बढ़ाए और अचानक उसके करीब जाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। नान चेन ने सोचा कि उसका बेटा केवल जिज्ञासु है, इसलिए उसने उसे तुरंत पीछे खींच लिया और उसे पास नहीं आने दिया। और ठीक उसी क्षण फव्वारे के पानी में अचानक बदलाव आया। C34 नौ ड्रैगन। अनुवादक नोवेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। शांत पानी की सतह पर लहरें दिखाई दी और ये तेजी से अंदर से बाहर की ओर घूमने लगा, जिससे कुछ ही सेकंड में विशाल पूल के अंदर एक भंवर बन गया। मॉल में प्रवेश कर रहे लोगों ने बदलाव को देखा और आश्चर्य से रुककर देखने लगे। अगले ही क्षण वह घूमता हुआ भंवर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा, जब तक कि वह तालाब से अलग नहीं हो गया। जल बवंडर, नान चेंग ने हैरानी से कहा। वह बर्फ तत्वों की नियंत्रक थी और स्वाभाविक रूप से जल तत्वों से भी अच्छी तरह परिचित थी।
100 मीटर की दूरी से जल बवंडर उत्पन्न कर पाना किसी साधारण छठे दर्जे के स्पिरिट सम्राट के बस की बात नहीं थी। इसका मतलब ये था कि उसके बगल में खड़ी यह युवती स्पिरिट सम्राट के पद से ऊपर की होनी चाहिए। इसके अलावा वह जल बवंडर लगातार ऊपर उठता रहा और पलक झपकते ही उसका उच्चतम बिंदु उस स्तर के करीब पहुंच गया जहां वे खड़े थे। नाना की आंखों में एक चांदी जैसी रोशनी चमकी और पानी के बवंडर के केंद्र में पानी उछलता रहा। तभी धीरे धीरे एक जल ड्रैगन निकला और सचमुच एक चीख के साथ ऊपर की ओर उड़ गया। चूंकि वे काफी करीब खड़े थे, इसलिए लैन शियाओ और उसका परिवार सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। वह जल राक्षस न केवल दिखने में अजगर जैसा था, बल्कि बिल्कुल सजीव प्रतीत हो रहा था। उसकी मूंछें, पंजे और शल्क थे। वह 10 मीटर से भी अधिक लंबा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह चारों ओर चक्कर लगा रहा था, जिससे नीचे थोड़ी हलचल मच गई थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब सब लोग सदमे में थे, तभी पानी का भंवर थोड़ा सिकुड़ गया और एक और जल राक्षस प्रकट हुआ। उसके बाद तीसरा और फिर चौथा। जब 9वें जल ड्रैगन का निर्माण हुआ और वह मॉल के केंद्र में उड़ने लगा, तब तक फव्वारे का सारा पानी खत्म हो चुका था और केवल 5 मीटर व्यास की एक विशाल जल बूंद उन राक्षसों के बीच में लटकी रह गई थी। 9 जलद्रोम इस विशालकाय नीले पानी की बूंद के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। यह एक भव्य दृश्य था। हर मंजिल की रेलिंग से लोग इसे देख रहे थे और दुकानों के कर्मचारी भी इसे देखने के लिए दौड़ पड़े थे। ग्राहक अपने सोल गाइडेंस कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करके इसे रिकॉर्ड करते हुए सदमे से हौंफ रहे थे। यह अद्भुत था। उन्हें लगा कि यह मॉल द्वारा योजनाबद्ध एक सरप्राइज था। और ठीक उसी क्षण लैन शियाओ और नानचेन इतने स्तब्ध रह गए कि वे चुप नहीं रह सके। क्या ये सचमुच नाना ने किया है? अगर यह सचमुच उसी ने किया था, तो पानी से जुड़े तत्वों पर उसका कितना नियंत्रण रहा होगा। नाना ने मुड़कर लैन शियाओ और नानचेन की ओर देखा। क्या ये काफी है? नानचेन ने जिज्ञासु लहजे में पूछा। क्या आप उपाधि प्राप्त डोलू हैं? नाना चौंक गई। डोलू उपाधि प्राप्त? मुझे लगता है ऐसा ही है। वह खुद भी निश्चित नहीं थी और उसने इस दुनिया के बारे में अभी अभी सीखना शुरू किया था। वह मोटे तौर पर जानती थी कि डोलू उपाधि प्राप्त क्या होती है और अवचेतन रूप से उसे लगता था कि वह ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इस उपाधि से एक जुड़ाव महसूस हुआ। नानचेन की गंभीर निगाहों को देखकर उसे लगा कि उसे यह बात मान लेनी चाहिए। इससे सामने वाला उसे स्वीकार कर लेगा। श्रेष्ठ दुलुओ। नानचेन इतनी उत्साहित थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। वह पहले से ही छठे रैंक की स्पिरिट सम्राट थी, लेकिन उसकी मुलाकात अभी तक किसी श्रेणीबद्ध दुलुओं से नहीं हुई थी और आत्मा मार्गदर्शन तकनीक की उन्नति के बावजूद श्रेणीबद्ध दुलुओ अभी भी संघ में सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। नाना ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और पानी की बूंद नीचे गिरने लगी। 9 जलद्रोम उसके पीछे दौड़े और जब वह अंततः पानी में गिरी तो न तो कोई चिपचिपाहट हुई और न ही कोई आवाज आई, क्योंकि पानी की सतह फिर से अपनी सामान्य शांति में लौट आए। इससे पहले का दृश्य न होता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि यहाँ कुछ हुआ है। लान शियाओ की साधना का स्तर अभी नानचेन के स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि साधना के किस स्तर पर यह उपलब्धि हासिल की जा सकती है। लेकिन डोलू की उपाधि शब्दों ने उस पर गहरा प्रभाव डाला। फिर नाना ने कहा, तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए ताकि तुम मुझसे संपर्क कर सको। तुम सब स्वर्ग लुओग्रह कब लौट रहे हो? कल, नानचेन ने सहज भाव से उत्तर दिया। नाना ने सिर हिलाया और घुटनों के बल बैठ गई। उसने लैन शुवान्यू के सिर को धीरे से सहलाया और कहा, तो कल मिलते हैं। जब नाना की पीछे हटती हुई आकृति पूरी तरह से आंखों से ओझल हो गई, तब भी लान शियाओ और नानचेन को ऐसा लग रहा था जैसे वे सपने में हो। क्या वह सच में एक उपाधिधारी डोलू थी? अगर दूसरी पार्टी सचमुच एक उपाधिधारी डोलू थी तो शक की कोई बात ही नहीं थी। बाकी सब छोड़ दे तो फेडरेशन द्वारा दिया गया समर्थन ही उन्हें दूसरों से ऊपर के स्तर पर रखता था और उन्हें अच्छा खासा पारिश्रमिक मिलता था। इसलिए तो वह पैसों के मामले में कंजूस नहीं थी। क्या सच में उसका लैन शुवान्यू से कोई संबंध था? लान शियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए नानचेन से पूछा। शायद उसे किसी बात का पता चल गया हो। नानचेन ने सिर हिलाया। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। सारे डिटेक्टर भी कुछ पता नहीं लगा पाए, यहाँ तक कि एक उपाधि प्राप्त डोलुओ होने के बावजूद वह सिर्फ उसे देखकर कैसे बता सकती है। पापा, मम्मी, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या आंटी नाना मेरी टीचर बनना चाहती हैं? लैन शुवान्यू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखा। फिर नानचेन ने कहा, क्या आपको आंटी नाना पसंद है? हाँ, मैं करता हूँ। लैन शुवान्यू लगातार सिर हिलाता रहा और अपने पिता के हाथों में सिल्वर ड्रैगन सम्राट डोलुओ गैराज किट को देखकर प्रसन्न हुआ। देखते हैं क्या होता है। अगर मुझे ठीक से याद है तो वापसी की यात्रा के लिए कोई सीट खाली नहीं बची है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कैसे आएगी। मेरे पास उसका नंबर है, लेकिन उसके पास हमारा नहीं है, और अगर वह हमें ढूंढ भी लेती है तो मुझे डर है कि हम उसे मना नहीं कर पाएंगे। लैन शियाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। किसी प्रतिष्ठित डोलुओं को मना करना आसान काम नहीं था, खासकर तब जब दूसरे पक्ष का इरादा बिल्कुल भी बुरा न हो। ऊपरी तौर पर देखने पर भी नाना लैन जुवान्यू को बहुत पसंद करती थी, यहाँ तक कि उसे दूसरों के सामने अपनी क्षमताओं को प्रकट करने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। खरीदारी में उनकी रुचि काफी कम हो गई। वे बस इधर उधर घूमते रहे, नौ ड्रैगन देखने वाले ग्राहकों की बातें सुनते रहे और थोड़ी देर बाद होटल लौट गए। अगली सुबह इतनी जल्दी अंतरिक्ष यान किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। उन्होंने अपना सामान पैक किया और अंतरिक्ष यान लेने और रवाना होने के लिए एक बार फिर हेवन स्पेस सेंटर लौट आए। क्या आंटी नाना भी साथ आएंगी? लैन शुवान्यू ने प्रतीक्षा कक्ष में चारों ओर देखा, लेकिन उसे नाना कहीं नहीं दिखी। पापा को भी यकीन नहीं है। शायद हमें सच में किस्मत पर ही भरोसा करना पड़ेगा। लैन शियाओ ने यही कहा, लेकिन वह उसकी खूबसूरत काया को देखकर इस बात को साबित होते नहीं देखना चाहता था। नानचेन को इससे कोई खास आपत्ति नहीं थी। अगर एक प्रतिष्ठित दुलुओ प्रशिक्षु सचमुच उसके बेटे को पढ़ा रही थी तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई बुराई नहीं थी। ईर्ष्या की बात करें तो सच कहूं तो जब से उसने नाना का रूप देखा था उसे कभी ऐसी कोई भावना नहीं हुई। पहली बात तो ये कि लैन शियाओ घर लौटने के तुरंत बाद चली जाएगी, और दूसरी बात उसे विश्वास था कि नाना के रूप को देखकर उसके पति को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। जब उसका बेटा बड़ा होगा तो उसे ऐसी खूबसूरत प्रेमिका मिलने की थोड़ी बहुत संभावना तो होगी ही। स्वर्ग दो ग्रह की अपनी वापसी यात्रा के लिए जिस 7703 अंतरिक्ष यान में वे सवार हुए थे, उसमें सवार होने के बाद भी उन्हें नाना नहीं दिखी। अंतरिक्ष यान के प्रज्वलित होकर उड़ान भरने के समय लान शुवान्यू थोड़ा नाराज था और अब भी मुंह फुलाए बैठा था। उसने लान शियाओ से नाना से संपर्क करने को कहा, लेकिन लान शियाओ ने मना कर दिया और बस इतना कहा कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो मुलाकात होगी, लेकिन लगता है कि किस्मत का वो पल अभी नहीं आया है।
C35 लापता। अनुवादक नोवल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। हेवन डो प्लेनेट वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान। नाना, क्या तुम जाग रही हो? यून यान ने नाना के कमरे के बाहर लगे संचार उपकरण को दबाया और दरवाजे से टेक लगाकर लापरवाही से पूछा। हालांकि नाना को पहले से ही स्वतंत्र माना जाता था, फिर भी अपनी विशेष स्थिति के कारण उन्हें अपनी हालत पर नजर रखनी पड़ती थी और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देनी पड़ती थी। नाना कभी कभी अपनी प्राचीन मार्शल आर्ट का हुनर दिखाती थी, इसलिए उसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षक की भूमिका मिल गई। उसने उसे शिक्षक बनने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी राजी नहीं हुई क्योंकि वह सिर्फ अपने कमरे में रहकर दिवास्वप्न देखना चाहती थी। आज क्या करें? वह मन ही मन बुदबुदाई। नानी ने उसके साथ हाइड्रोथेरेपी करने से मना कर दिया और कहा कि वह दूसरों को अपना शरीर नहीं दिखा सकती। उनकी सोच कितनी रूढ़िवादी थी। याददाश्त खोने के बाद भी वह ये बात नहीं भूली थी। या फिर शॉपिंग करने चले। ये तो बहुत उबाऊ है। क्यों न मैं उसे संबद्ध विज्ञान अकादमी में ले जाऊं ताकि वह देख ले, शायद उसे शिक्षक बनने में रुचि हो। अगर वह सच में शिक्षक बनना चाहती है तो मुझे उसके साथ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे ज्यादा आजादी मिलेगी। वह दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? पहले जब भी वह उसे बुलाती थी, नानी हमेशा 5 सेकंड के भीतर ही दरवाजा खोल देती थी, लेकिन इस बार 10 सेकंड से अधिक समय बीत चुका है। नाना, मैं यून यान हूँ। दरवाजा खोलो। यून यान ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा, लेकिन फिर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लगभग 1 मिनट इंतजार करने के बाद यून यान को आखिरकार लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपने पास मौजूद अतिरिक्त चाबी निकाली, जो अभिभावक होने के नाते उसके अधिकार का प्रतीक थी, और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कमरा साफ सुथरा था, बिस्तर भी लगा हुआ था, लेकिन नानी का कोई नामोनिशान नहीं था। नाना, नाना, 2 बार पुकारने और उसके पूरे कमरे की तलाशी लेने के बाद यून यान का चेहरा भयानक हो गया। नाना कभी अकेले बाहर नहीं जाती थी। उसने तुरंत नाना के सोल गाइडेंस कम्युनिकेशन डिवाइस पर कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से उसे केवल व्यस्त टोन ही सुनाई दी। सोल गाइडेंस कम्युनिकेशन डिवाइस में लोकेशन ट्रैकर लगा हुआ था, लेकिन अगर इसे जबरदस्ती बंद कर दिया जाए तो लोकेशन ट्रैकर भी बंद हो जाता था। आजकल के आधुनिक लोगों के लिए ऐसा होना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि हर कोई अपने कम्युनिकेशन डिवाइस पर बहुत ज्यादा निर्भर था। अब यह साफ हो गया था कि नाना ने इसे जबरदस्ती बंद किया था। उसने चारों ओर देखा और उसे कागज का एक टुकड़ा दिखाई दिया। यून यान, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ। मुझे कुछ काम मिल गया है जो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। काम खत्म होने पर मैं वापस आ जाऊंगी, या शायद कभी वापस ना आऊं। नाना। यह एक साधारण सा नोट था, लेकिन यून यान ने इसे पढ़ते ही पसीना पसीना हो गया। उसकी अभिभावक होने के नाते, जिसकी वह देखभाल कर रही थी, वह लापता हो गई थी और उसने ये भी कहा था कि शायद वह वापस न लौटे। वह ये बात उच्च अधिकारियों को कैसे समझाएगी? यून यान ने और देरी करने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत एक फोन किया। अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक वायुमंडल से बाहर निकलकर एक बार फिर लंबी और सुगम उड़ान भरने लगा। वहां तक पहुंचने में उन्हें 7 दिन लगे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वापस घर लौटने में भी उन्हें 7 दिन ही लगेंगे। वापसी की यात्रा में नान चेंग और लैन शियाओ को नींद आ रही थी। छुट्टी से वापसी की यात्रा हमेशा थका देने वाली होती है, साथ ही थोड़ी सी अनिच्छा भी होती है। लान शियाओ को उम्मीद थी कि वे नाना को दोबारा नहीं देखेंगे। जाहिर है उसने इसे महज एक संयोग समझा। उसकी असली इच्छा थी कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, न कि उसका बेटा कामयाबी हासिल करे। वह चाहता था कि सब कुछ अपने आप होता चले। लान शुवान्यू भी शांत हो गया और खिड़की से बाहर अंतरिक्ष को देखते हुए थोड़ा स्तब्ध सा लग रहा था। ये सचमुच सुंदर था, एक शांत प्रकार की सुंदरता। तारों की चमक ही इसकी शोभा थी और इसका असीम और विशाल अंतरिक्ष उसे स्वतंत्रता का एहसास करा रहा था। उनकी सुरक्षा कवच सक्रिय हो गई थी और इन 7 दिनों के दौरान समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका अभी भी ध्यान करना ही था। जिस दिन ये फैन के अत्याचार के कारण उसकी चांदी जैसी नीली चांदी घास में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उसी दिन से लैन जुआन्यू ने महसूस किया कि उसकी रहस्यमय स्वर्ग क्षमता में भी सुधार हुआ है। ये स्वाभाविक रूप से उसकी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि के कारण हुआ, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर उसका नियंत्रण भी मजबूत हो गया। अब उसकी गति तेज हो गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के 12वें स्तर को प्राप्त करने ही वाला है। उसे पदोन्नति मिले 6 महीने हो चुके थे, इसलिए इसे बहुत जल्दी पदोन्नति नहीं माना जा रहा था। शुवान्यू, ठीक इसी क्षण एक कोमल आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। लान शुवान्यू उठ बैठा। उसने लगभग सहज रूप से चारों ओर देखा और बुदबुदाया, नाना आंटी, क्या यह आप है? यह आवाज बहुत जानी पहचानी थी और वह इसे तुरंत पहचान गया। ठीक से बैठो, हिलना मत। हाँ, मैं ही हूँ। नाना की आवाज उसके दिमाग में फिर से गूंज उठी। सुरक्षात्मक आवरण के कारण लैन शुवान्यू की आवाज बाहर से सुनाई नहीं देती है। लान शुवान्यू ने उत्साह से कहा, नाना आंटी, आप भी अंतरिक्ष यान में हैं। मुझे लगा था कि आप नहीं आ रही हैं। मुझे थोड़ी निराशा हुई थी। नाना मुस्कुराई, मैं क्यों ना आऊं? चाची अपना वादा जरूर निभाएंगी। ये तो बहुत बढ़िया है। चाची, क्या अगली बार आप सच में मेरी शिक्षिका बनेंगी? लैन शुवान्यू ने पूछा। क्या तुम वो चाहते हो? नानी ने जवाब में पूछा। हाँ, मुझे पता है। तो क्या अगली बार मैं आपको टीचर नाना कहकर बुला सकता हूँ? लैन शुवान्यू ने उत्साह से कहा। जी हाँ, नाना ने उत्तर दिया। शिक्षिका नाना, आप कहाँ हैं? लैन शुवान्यू ने जिज्ञासावश पूछा। वह उन्हें देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी आवाज सुन सकता था, और यह बात 7 साल के बच्चे के लिए बेहद हैरान करने वाली थी। मैं अभी तुम्हारे स्तर पर नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से तुमसे बात कर सकती हूँ। हम फिर भी बात कर सकते हैं, है ना? नाना ने कहा। लान शुवान्यू ने कहा, समझ गई। पापा ने कहा था कि हमारे पास बाकी सीटों की टिकट खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं है। आंटी नाना, क्या आप वहां लेट सकती हैं? नाना थोड़ी देर रुकी। हाँ, जुवानियों को भविष्य में बेहतर पद भी मिल सकता है। लान शुवान्यू ने पूछा, शिक्षिका नाना, क्या मैं आपसे मिलने जा सकता हूँ? नाना ने एक और विराम लिया और कहा, मुझे खेद है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अंतरिक्ष यान के नियमों के अनुसार आपको ऊपर आने की अनुमति नहीं है। अगर लैन शुवान्यू सचमुच ऊपर जाता तो उसे एहसास होता कि टीचर नाना किसी भी स्तर पर नहीं मिल सकती। ओह, तो हम अंतरिक्ष यान से उतरने के बाद ही मिल सकते हैं, लैन शुवान्यू ने अपने लहजे में थोड़ी निराशा के साथ कहा। दरअसल हमारा मिलना नामुमकिन नहीं है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो बस अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करो। टीचर आकर तुमसे मिल लेंगे, ठीक है?
नाना की आवाज बोलते बोलते धीरे धीरे नर्म होती गई। वह इस बच्ची को जरा भी निराश नहीं करना चाहती थी, यहाँ तक कि वह खुद भी अपने भीतर से उमड़ रहे कोमल भावों से अभिभूत हो गई थी। वह भावना पूरी तरह बेकाबू थी। जरूर। लान शुवान्यू अपनी कुर्सी पर पालती मारकर बैठ गया और चुपचाप ध्यान करने लगा। उसके शरीर में रहस्यमय स्वर कौशल की आध्यात्मिक शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रही थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही थी, जिससे वह बहुत जल्दी ध्यान की अवस्था में पहुंच गया। वैसे भी एक बच्चे के मन में ज्यादा विचार नहीं आते। ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के बाद उसके चारों ओर का खाली स्थान अब केवल अंधेरे के एक टुकड़े जैसा प्रतीत होता था। उसे अपने चारों ओर हल्की रोशनी के साथ साथ चांदी की रोशनी के बिंदु भी दिखाई देते थे, जो उसकी दृष्टि में मौजूद चीजों पर हावी थे। ठीक उसी क्षण जब वह उस अंधेरे स्थान में था, अचानक प्रकाश की एक किरण आए और उसने उसके आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया। फिर धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई, चांदी जैसे बाल और उसकी निखरी हुई बैंगनी आंखें, बस उसका खूबसूरत चेहरा जिस पर कोमलता से भरी मुस्कान है। शुवान्यू, उसने धीरे से पुकारा। लान शुवान्यू को ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसे थामे हुए है और अगले ही पल उसके सामने का दृश्य एकदम स्पष्ट और वास्तविक लगने लगा। उसे हल्कापन महसूस हुआ और जब उसने नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अंतरिक्ष में तैर रहा है, ठीक अपने चांदी जैसे बालों और बैंगनी आंखों वाले शिक्षक के बगल में। शिक्षिका नाना, वाह, ये तो जादुई है। ये कहाँ है? उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में ऐसे चल सकता है जैसे वह जमीन पर चल रहा हो। C36 एक खेल। अनुवादक नोवेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। अपने हृदय में, या यूं कहें कि अपनी चेतना में। जब भविष्य में तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति प्रबल हो जाएगी तब तुम समझ जाओगे। हमारी चेतना वास्तव में एक खाली स्थान है, लेकिन साधारण लोग इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए अभी तुम केवल मेरे मार्गदर्शन से ही अपनी चेतना के उस स्तर तक पहुंच सकते हो, लेकिन चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि इसे स्वयं कर पाओगे। नाना मुस्कुराई। लान शुवान्यू को समझ नहीं आया। चेतना का स्थान, क्या यह आध्यात्मिक शक्ति है? नाना ने एक पल सोचा और जवाब दिया, मुझे लगता है ऐसा ही है। मैंने इन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के बाद ही समझा है। ये तो बढ़िया है। क्या मैं हमेशा टीचर नाना से यही मिल सकता हूँ? लैन शुवान्यू ने पूछा। जब तक दूरी बहुत ज्यादा न हो तब तक ठीक रहेगा, लेकिन सिर्फ मैं ही आकर तुम्हें ढूंढ सकती हूँ, नानी ने कहा। ठीक है, ठीक है, लैन शुवान्यू ने उत्साह से कहा। फिर नाना ने कहा, अगली बार जब मैं तुम्हारी शिक्षिका बनूंगी तो तुम क्या सीखना चाहोगे? लान शुवान्यू थोड़ी देर रुका और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन स्कूल में एक लड़की है जो मुझे लगातार तंग करने की कोशिश करती रहती है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति 100 साल पुरानी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब वह मुझ पर इसका इस्तेमाल करती है तो इसकी प्रभावशीलता हमेशा कम क्यों हो जाती है। नाना, क्या आपको लड़ना आता है? नाना ने एक पल सोचा और जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता है। फिर लान शुवान्यू ने पूछा, लेकिन क्या लड़ना बुरा है? नाना मुस्कुराई। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्यों लड़ रहे हैं। अगर यह उन लोगों की रक्षा के लिए है जिनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, तो यह कोई बुरी बात नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मम्मी को कोई तंग कर रहा है तो क्या आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे? और अगर कभी ऐसा समय आए और आप ऐसा न कर पाए तो आप क्या करेंगे? लान शुवान्यू को मानो उसकी बात समझ आ गई थी। तो साधना का उद्देश्य रक्षा करना है, अपने प्रियजनों की रक्षा करना। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं और यह सही भी है। अपने प्रियजनों की रक्षा और सुरक्षा करो। नाना की आंखें खाली और स्तब्ध हो गईं, मानो उन्हें कुछ याद आ गया हो। शिक्षिका नाना, क्या आप ठीक है? लैन शुवान्यू ने उनके सामने हाथ हिलाया। फिर नाना को होश आया। मुझे भी नहीं पता, मुझे अचानक कुछ याद आया। शुवान्यू, तुम अभी सच में क्या सीखना चाहते हो? मुझे भी सोचना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे सिखाऊं। लान शुवान्यू ने अपना सिर झुकाकर कहा, शिक्षिका नाना, मैं लोगों को मारने की हिम्मत नहीं करता। क्या उनसे मार खाने से बचने का कोई तरीका है? तुम लोगों को मारने की हिम्मत क्यों नहीं करते? नानी हंस पड़ी। मैं थोड़ा शर्मिला हूँ, लैन शुवान्यू ने शर्माते हुए कहा। नाना की मुस्कान और भी जीवंत हो उठी और यह बच्चा वसंत ऋतु में खिले चमकीले फूलों के समान उनके भाव को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें घूरता रह गया। मैं तुम्हें यहाँ तत्वों को नियंत्रित करना नहीं सिखा सकता। क्यों ना मैं तुम्हें कुछ फुटवर्क सिखाऊं? जब तुम ये सीख जाओगे तो दूसरे तुम्हें मार नहीं पाएंगे। क्या ये ठीक रहेगा? वाह वाह, लैन शुवान्यू हंस पड़ा। मुझे पकड़ने की कोशिश करो। नानी मुस्कुराई। फिर लैन शुवान्यू ने पूछा, तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? मुझे पकड़ो और मैं तुम्हें इनाम दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं पकड़ पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी, नाना ने जवाब दिया। इनाम? लैन शुवान्यू ने उत्साह से कहा। नाना मुस्कुराई। मुझे पकड़ लो और मैं तुम्हें चूमने दूंगी, और अगर नहीं पकड़ पाए तो मैं तुम्हें चुंबन देकर सजा दूंगी, ठीक है? ये कहते हुए वह खुद हैरान थी, क्योंकि क्रायोजेनिक विधि से जागृत होने के बाद से वह कभी किसी के करीब नहीं आई थी, यहाँ तक कि दूसरी लड़कियों के भी नहीं। लेकिन इस बच्ची के साथ उन्होंने खुद को बिल्कुल भी नहीं रोका। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। लैन शुवान्यू नाना की ओर झपटा। नाना ने बस एक कदम पीछे लिया। ऐसा लगा जैसे पल भर में जब उसकी उंगलियां उसे छूने ही वाली थी, वह थोड़ी सी हिल गई और उसे बस हवा ही हाथ लगी। उसने हार नहीं मानी। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और उसकी ओर छलांग लगाई, लेकिन नाना ने भी अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया और एक बार फिर उसके वार से बचने के लिए एक तरफ खिसक गई। लान शुवान्यू सहज रूप से अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहता था, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि वह इसे यहाँ बिल्कुल भी मुक्त नहीं कर सकता और वह केवल उसका पीछा कर सकता है। नाना बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही थी और उसकी चाल भी तेज नहीं थी, लेकिन उसके पैर एक रहस्यमय पैटर्न का अनुसरण कर रहे थे और उसने उसे पकड़ने की कितनी भी कोशिश की, वह उसके करीब नहीं पहुंच सका। आध्यात्मिक जगत में भी व्यक्ति अंततः थक जाता है और कुछ समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद लैन शुवान्यू रुक गया। उसके सामने सब कुछ मायावी हो गया। शिक्षक जी, मैं आपको पकड़ नहीं सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर नाना ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई है। कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे। मुझे पकड़ने की कोशिश करते समय तुम्हें मेरे कदमों की चाल पर ध्यान देना होगा और तुम मेरी चाल सीख सकते हो ताकि तुम मुझे पकड़ सको। इस बार तुम हार गए तो क्या मुझे तुम्हें चूमने देना होगा? लैन शुवान्यू ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और उसके करीब गया। नाना हंसते हुए बोले, अभी चूमने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तुम मुझे एक चुंबन दो, अगली बार मैं तुम्हें चूम लूंगी, ठीक है? तो ध्यान करते रहो। जब मुझे पता चलेगा कि तुमने अपनी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढूंगी।
नाना के आने से लैन शुवान्यू को वापसी की यात्रा अकेली नहीं लगी। लान शियाओ और नानचेन को इस बात पर कुछ हैरानी हुई कि छोटा जुवान्यू पूरे समय ध्यान में लीन था और बिल्कुल भी थका नहीं था। वह केवल खाने के लिए ही रुकता था, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि वह अपना समय आध्यात्मिक जगत में बिता रहा था, क्योंकि हर बार जब लान जुवान्यू अपनी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करता था तो नाना स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती थी ताकि वह उसे पकड़ सके। कई बार वो उसे पकड़ न पाने के कारण थोड़ा अधीर हो जाता था और हर बार ऐसा होने पर नानी जानबूझकर उसे पकड़ने देती ताकि उसका मन बहला सके। ये पकड़म पकड़ी का खेल अंतरिक्ष यान के उतरने तक चलता रहा। भयंकर अशांति के दौरान अंतरिक्ष यान 7703 हेवन लुओ ग्रह के वायुमंडल से गुजरा और धीरे धीरे हेवन लुओ ग्रह अंतरिक्ष केंद्र पर लंबवत उतरा। खूब लगभग सभी ने राहत की सांस ली। ये पूरे 7 दिन का सफर था। किसी के लिए भी ऐसी स्थिति में रहना आसान नहीं था जहां यात्रा के आधे रास्ते में ही लेटने की अनुमति हो। लेकिन लैन शुवान्यू ऊर्जा से भरपूर था। नानचेन को समझ नहीं आ रहा था कि अंतरिक्ष यान से उतरते ही उसके बेटे की बड़ी बड़ी आंखें इतनी चमकदार क्यों लग रही थी। स्वर्ग लुओ ग्रह पर वापस आने के बाद सब कुछ बहुत परिचित लग रहा था, लेकिन अंतरिक्ष यान से उतरने के बाद लैन शुवान्यू बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, मानो वह किसी खास व्यक्ति की तलाश कर रहा हो। वापस लौटते समय उसने और नानी ने 10 से अधिक बार पकड़म पकड़ी का खेल खेला और इस दौरान वे एक दूसरे को काफी अच्छे से जान गए। उसका सबसे खुशी का पल तब था जब नानी ने जानबूझकर उसे पकड़ने दिया, लेकिन वह सिर्फ खुशी नहीं था बल्कि उसे सुरक्षा का एहसास भी हुआ। मुझे ढूंढना बंद करो, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हें ढूंढूंगी। पहले अपने पापा और मम्मी के साथ घर वापस जाओ। नानी की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। ठीक है, लैन शुवान्यू ने लगभग तुरंत ही बोल दिया। ठीक है क्या? नानचेन ने संदेह भरी नजरों से अपने बेटे को देखा। लान शुवान्यू ने मुस्कुराते हुए अपनी मां की ओर देखा। यह एक रहस्य है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर नानचेन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। तो मैं तुम्हारा गैराज की जब्त कर लूंगा। आह मम्मी, मेरी प्यारी अद्भुत मम्मी। लैन शुवान्यू ने तुरंत नानचेन को गले लगा लिया और बड़ी बड़ी नम आंखों से उसे देखते हुए एक प्यारा सा चेहरा बना लिया। नानचेन जोर से हंस पड़ा। ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जल्दी करो, घर चलते हैं। तुम्हें नहाना है। उन्होंने हेवन लुओ सिटी में ठहराव नहीं किया। उन्होंने सीधे जी लुओ सिटी के लिए ट्रांसफर फ्लाइट ली और जब वे अपने घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। स्पिरिट मास्टर्स होने के बावजूद नानचेंग और लैन शियाओ घर पहुंचते ही सीधे बिस्तर पर लेट गए और हिलना भी नहीं चाहते थे। लंबी दूरी की अंतरतार्कीय यात्रा वाकई बहुत थका देने वाली थी। लान शुवान्यू भी काफी थका हुआ था, लेकिन उसे नाना की कई बातें याद थी, इसलिए वह तुरंत सोने नहीं गया। इसके बजाय वह अपने छोटे से कमरे में ही रुका रहा और ध्यान करता रहा। लान शुवान्यू बाहरी दुनिया के बारे में भूल गया और जब वह पूरी तरह से ध्यान की अवस्था में था तो उसकी चेतना का क्षेत्र एक बार फिर से रोशन हो गया। C37 होम ट्यूटर। अनुवादक नोवेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। शिक्षिका नाना। लैन शुवान्यू ने खुशी से चमकती आंखों से नाना की ओर देखते हुए कहा, शिक्षिका ने सचमुच अपना वादा निभाया। नाना मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ फेरा। शिक्षिका अपना वादा जरूर निभाएंगी और अब तुम्हारी बारी है अपना वादा निभाने की। तुम्हें मुझे ढेर सारे चुंबन देने हैं। लान शुवान्यू ने पलटवार करते हुए कहा, तुम पर भी मेरा कर्ज है। फिर नाना मुस्कुराई। ठीक है, चलो वापस चलते हैं और हिसाब चुकता करते हैं। चलो अपना खेल जारी रखते हैं, तो आओ और मुझे पकड़ो। हाँ, अब मेरी बारी है तुम्हें पकड़ने की। पहले मुझे एक बार जीतने दो। लैन शुवान्यू ने शरारती मुस्कान के साथ उसे गले लगा लिया। ठीक है, मैं तुम्हें ये जीत दे देता हूँ। चलो फिर से कोशिश करते हैं। नाना को कोई आपत्ति नहीं थी और वह मुस्कुराई। लान शुवान्यू ने अपने हाथ छोड़े और फिर तुरंत आगे बढ़कर उसे दोबारा गले लगाने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, दूसरी बार। उन्हें नानी की वह सलाह स्पष्ट रूप से याद थी जिसमें उन्होंने दूसरों को अप्रत्याशित रूप से चौंकाने के महत्व के बारे में बताया था। अफसोस की बात है कि उसका सामना अपने ही गुरु से हुआ। एक कदम बढ़ाते हुए और सीना फुलाते हुए उसका छुपकर किया गया हमला निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया, लेकिन नाना ने उसे आसानी से बचा लिया। इसके बाद लैन शुवान्यू स्वाभाविक रूप से उसे दोबारा पकड़ नहीं पाया। जब तक वह पूरी तरह तक नहीं गया तब तक वे रुके नहीं। इसके बाद लैन शुवान्यू एक बार फिर ध्यान में लीन हो गया। जी लुओ शहर की एक अंधेरी गली में चांदी जैसी रोशनी की एक लकीर इधर उधर घूमती रही और जैसे ही वह गायब हुई, नाना धीरे धीरे प्रकट हुई। जैसे जैसे वह गली में आगे बढ़ती गई, चांदी जैसी रोशनी उसके अंदर समाहित होती गई। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है। असल में वह उतनी अमीर नहीं थी जितना लैन शियाओ ने उसे समझा था। हेवन डो ग्रह के विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदान किया जाने वाला भत्ता बहुत कम था और एक साधारण मासिक खर्च में ही वह सारा खत्म हो जाता था। जब वे उड़ने वाले वाहन से जा रहे थे तब वह पहले से ही लैन शुवान्यू के घर के पास थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नाना ने टिकट नहीं खरीदा था। उसे जल्द ही पता चल गया कि वह दूसरों से बहुत अलग है। उसकी याददाश्त तो वापस नहीं आई थी, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे लौट आई। साथ ही खोई हुई चीजों को वापस पाने की उसकी इच्छा भी बढ़ती गई। सड़कों पर ठंडी रात थी और नाना आगे आगे टहल रही थी। स्ट्रीट लाइटों की रोशनी में एक लंबी आकृति बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूम रही थी। अगले दिन सुबह सुबह लैन शुवान्यू ने बिस्तर पर लेटते हुए एक लंबा और संतोषजनक अंगड़ाई ली। यह तो स्पष्ट ही था कि उसकी उम्र के बच्चे के लिए पूरी रात ध्यान करना कठिन था। स्वाभाविक रूप से कुछ समय बाद उसे नींद आ गई, लेकिन किसी तरह नाना के साथ पीछा करने का खेल खेलने से थकान के बावजूद वास्तव में उसके ध्यान का समय बढ़ गया और किसी कारण से लैन शुवान्यू को अपने बारे में कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति में स्पष्ट सुधार हुआ हो। माँ, मुझे लगता है मेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई है। वह दौड़कर रसोई में गया और वहां उसने नानचेन को नाश्ता बनाते हुए पाया, इसलिए उसने उत्साह से तुरंत उसे यह बात बताई। नानचेन हंस पड़ी। क्या सच में? ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम अभी आपके लिए एक जांच करेंगे। उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर बढ़ाने में काफी समय लगा था, लेकिन वह अपने बेटे के उत्साह को कम नहीं करना चाहती थी। प्रिय, अपने बेटे को स्पिरिट पावर टेस्ट उपकरण का इस्तेमाल करने दो, हो सकता है उसकी स्पिरिट पावर बढ़ जाए। लैन शियाओ को यह कहकर नानचेन ने अपना ऑमलेट तलना जारी रखा। लैन जुवान्यू को ऑमलेट बहुत पसंद था और हाल ही में उसकी भूख भी बढ़ गई थी, इसलिए उसका खाना खाने का तरीका चौंकाने वाला था। अनुमान सही निकला। स्पिरिट पावर टेस्ट उपकरण का उपयोग करने के बाद लैन जुवान्यू की आध्यात्मिक शक्ति 12वें स्तर तक पहुंच गई थी। ये जन्मजातपूर्ण आध्यात्मिक शरीर से आगे की पहली उपलब्धि थी। हालांकि यह कुछ धीमी गति थी, फिर भी इससे वह बेहद प्रसन्न था।
ठीक इसी समय दरवाजे की घंटी बजी। लान शुवान्यू की आंखें तुरंत चमक उठी। वह उत्सुकता से मुख्य द्वार की ओर दौड़ा और बिना पूछे कि कौन है, उसने दरवाजा खोल दिया। चांदी जैसे बालों और काले मुखौटे वाली नाना उसके सामने खड़ी थी। उसे देखते ही वह घुटनों के बल बैठ गई और मुस्कुराए। मैं एक एहसान चुकाने आई हूँ। शिक्षिका नाना। आध्यात्मिक चेतना में निकटता महसूस करते हुए लेन शुवान्यू तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। नाना का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा। अज्ञात कारण से उनके हृदय से एक अवर्णनीय गर्माहट उत्पन्न हुई और पिछली रात भटकने से उत्पन्न थकान और अकेलेपन को मिटा दिया। दरवाजे पर नाना को देखकर लैन शियाओ चौंक कर उनके पास गई। आदरणीय, आप सचमुच आ गई। नान चेंग और लैन शियाओ इस बात पर एकमत थे कि नाना एक उपाधिधारी दुलुओ थी। ऐसी शख्सियत को सम्मानित कहकर संबोधित किया जाना चाहिए। सभी उपाधिधारी दुलुओ आत्मा संघ में महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं और केवल विशिष्ट और शीर्ष संस्थानों में ही उपाधिधारी दुलुओ होते हैं। इसके अलावा नाना बेहद युवा दिखती थी। नाना ने लैन शुवान्यू को गोद में उठाया और खड़ी हो गई, मानो उस छोटे लड़के को जाने देने में उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हो रही हो। शुभ दोपहर श्रीमान लैन, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, कृपया अंदर आइए। लैन शियाओ ने तुरंत उसे अंदर आने का इशारा किया। जुवान्यू, जल्दी नीचे आओ, लैन जियाओ ने अपने बेटे से कहा। फिर लान शुवान्यू ने मुड़कर लान शियाओ की ओर देखते हुए कहा, पापा, टीचर नाना की खुशबू बहुत अच्छी है। विनम्र रहो, लैन शियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। लान शुवान्यू ने एक गहरी सांस ली और नाना की बाहों से नीचे उतर गया। उसी क्षण नान चेंग बाहर आए और नाना को देखकर वह भी लान शियाओ की तरह ही आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने अपने पति की ओर मुड़कर पूछा, आदरणीय, क्या आपने नाश्ता कर लिया है? नाना चौंक गई। दरअसल उन्हें कभी भूख नहीं लगती थी और वे बहुत कम ही खाना खाती थी। उसके चेहरे के भाव देखकर नान चेंग को गलतफहमी हो गई और उसने तुरंत कहा, तो चलिए साथ में खाना खा लेते हैं, मैंने अभी नाश्ता बनाया है। ठीक है, उसने जवाब दिया। शायद नानी के आने का असर था, लेकिन नन्हे शुवान्यू को नाश्ता बहुत ही खुशबूदार और स्वादिष्ट लगा। नानी ने बहुत कम खाया और बस शुवान्यू को मुंह मुंह करके खाना खाते हुए देखती रही, जिससे वह कुछ अचंभित रह गई। किसी कारणवश उन्हें ये दृश्य बहुत जाना पहचाना सा लगा, मानो उन्होंने ऐसा दृश्य बहुत समय पहले देखा हो। ये छोटा लड़का आजकल पहले से ज्यादा खाने लगा है। आदरणीय महोदय, क्या ये सामान्य है? उपाधि प्राप्त दलुओं की उपस्थिति में नान चेंग ने ये प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सकी। नाना ने सिर हिलाया। ये सामान्य है, उसे इसी तरह खाना चाहिए क्योंकि उसके शरीर को बढ़ने के लिए भोजन में मौजूद सभी पोषक तत्वों और आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि साधारण भोजन में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा अंततः सीमित ही होती है। लान शियाओ भावुक हो गई। आप औषधीय व्यंजनों और दुर्लभ खाद्य सामग्रियों के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, वे बेहतर होंगे, आखिरकार वे शरीर के लिए अधिक फायदेमंद हैं, नाना ने जवाब दिया। लान शियाओ ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, हमारे पास इन्हें प्राप्त करने की परिस्थितियां नहीं है। मैंने इनके बारे में पहले सुना था, औषधीय व्यंजन और दुर्लभ खाद्य पदार्थ केवल उच्च श्रेणी के संस्थानों को ही दिए जाते हैं। नाना ने उसकी ओर देखा। उच्च श्रेणी के संस्थानों में ये होते हैं? ऐसा क्यों है? तब लान शियाओ ने जवाब दिया, ये बहुत महंगे हैं, खासकर दुर्लभ सामग्रियां, और ये आम लोगों के खाने लायक नहीं है। कहा जाता है कि उच्च श्रेणी के संस्थानों के कुलीन वर्ग को ही कुछ सामग्रियां आवंटित की जाती हैं, लेकिन उन्हें भी इन्हें प्राप्त करने के लिए अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। हम जैसे आम लोगों के पास इन्हें प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। संघ ने इन पर अत्यंत कठोर प्रतिबंध और नियंत्रण लगा रखा है। केवल मातृगृह और 2 तारा जनित गृह आदि ही सर्वोत्तम खाद्य सामग्रियां प्रदान कर सकते हैं। भोजन के परिवहन की लागत ही इतनी अधिक है। ओह, क्या ज़िलुओ शहर में कोई उच्च श्रेणी के संस्थान है? नाना ने पूछा। फिर लान शियाओ ने कहा, कुछ संस्थान है, लेकिन उच्च कोटि का आध्यात्मिक गुरु संस्थान केवल एक ही है, स्वर्गलुओं की उच्च कोटि के संस्थान की ज़िलुओ शाखा अकादमी। जुवान्यू वर्तमान में उनके सहायक विद्यालय प्राथमिक आध्यात्मिक गुरु अकादमी में नामांकित है। ओह, मुझे समझ आ गया। नानी ने सिर हिलाया। तब नान चेंग ने पूछा, आदरणीय, क्या आप सचमुच शुवान्यू को पढ़ाना चाहते हैं? आपसे पढ़वाना तो अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करने जैसा है और हम आपकी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। हम तो एक मध्यम वर्गीय परिवार हैं, अमीर और धनी लोग भी किसी उच्च कोटि के शिक्षक को घर पर पढ़ाने के लिए नहीं रख सकते। ऐसा करने की क्षमता केवल खानदानों या आर्थिक रूप से संपन्न समूहों के पास ही होती है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए, और वह बहुत बड़ी होनी जरूरी नहीं है। एक ट्रेनिंग रूम भी चलेगा। मैं ज्यादा खाती भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, नाना ने जवाब दिया। उसी क्षण उसने अपना मुखौटा हटा दिया। वह शांत भाव से बोल रही थी, मानो जिन मामलों पर वह चर्चा कर रही थी उनका उससे कोई लेना देना ही न हो। नान चेंग और लैन शियाओ को अचानक एहसास हुआ कि उनके पास एक उपाधिधारी डलुओं को मना करने की जरा भी शक्ति नहीं है। आखिरकार वह संघ में एक सर्वोच्च हस्ती थी। शायद यही शुवान्यू का भाग्य है और हमें आपको परेशान करना पड़ेगा। लैन शियाओ ने तुरंत फैसला लिया और अब और संकोच नहीं किया। वह पहले ही स्वर्ग डलुओ ग्रह से स्वर्ग लुओ ग्रह तक पहुंच चुकी थी। इतनी तेजी से पहुंचने के लिए लैन शियाओ ने अनुमान लगाया कि उसने यात्रा के लिए निजी अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया होगा। आखिरकार उनके पास ऐसे संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम व्यक्ति के लिए लालच करने लायक कुछ भी नहीं था। C38 शिक्षिका नाना। अनुवादक नोवल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। आप दोनों का धन्यवाद। नाना ने लैन शियाओ और नान चेंग की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने उसे साधना कक्ष में नहीं रहने दिया क्योंकि घर में एक अतिथि कक्ष था। लैन शियाओ बचपन से ही अनाथ था और वह अनाथालय में अकेला पला बड़ा था। नान चेंग के माता पिता कभी कभार कुछ दिनों के लिए आते थे और उन्होंने उनके लिए अपना एकमात्र अतिथि कक्ष तैयार रखा था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने वह कमरा नाना को दे दिया। आदरणीय महोदय, क्या मैं शुवान्यू को पढ़ाते समय बगल में बैठकर देख सकती हूँ? नान चेंग ने पूछा। वह अभी भी अजनबी थी, इसलिए नान चेंग थोड़ी चिंतित थी। जरूर, नानी ने सिर हिलाया। नान चेंग ने दबे स्वर में राहत की सांस ली। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने मुझे किनारे से देखने की अनुमति दे दी है ना? मेहमान कमरे में एक बिल्कुल नई रजाई बिछाई गई और नान चेंग ने नाना से कहा कि वह अपने बेटे को वापस अपने कमरे में ले जाने से पहले थोड़ा आराम कर ले। शुवान्यू, जब तुम टीचर नाना से पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें मम्मी को सब कुछ बताना होगा, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो भी मम्मी को बताना, ठीक है? नान चेंग ने अपने बेटे को प्यार से समझाया।
अच्छा ठीक है मम्मी, क्या आप मुझे पकड़ने की कोशिश कर सकती हैं? लैन शुवान्यू अचानक हंस पड़ी। किस लिए पकड़ेंगे? नान चेन चौंक गया। लान शुवान्यू खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें मुझे चूमने दूंगी। अपने बेटे को इतना प्यारा देखकर नान चेन मुस्कुराए और उसे पकड़ने की कोशिश में अपना हाथ उठाते हुए बोली, मैं तुम्हें तब तक चूमती रहूंगी जब तक तुम थक न जाओ। मैं तुम्हें 100 बार चूमूंगी तब जाकर तुम्हें जाने दूंगी। हालांकि उसने ऐसा कहा था, लेकिन उसके हाथों में कुछ नहीं आया। लैन शुवान्यू पीछे की ओर कूदी और बच गई। नान चेन मुस्कुराए और बाहें फैलाकर अपने बेटे की ओर झपटी। लैन शुवान्यू उखड़ू बैठ गया और अचानक उसके पैरों में जोर लगा। वह एक अजीब कोण से उछला और ऐसी जगह पर गिरा जहां नानचेन उसे लगभग पकड़ ही सकती थी। क्या नानचेन बैटल स्पिरिट मास्टर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह 6 स्पिरिट विंग्स की साधिका थी और शारीरिक रूप से आम लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। पहली बार चूकना तो माफ करने लायक था, लेकिन दूसरी बार चूकने पर वह खुद हैरान रह गई। फिर वह मुड़ी, उसकी गति स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी और उसने उस पर हमला करने के लिए अपने कंधों को हिलाकर एक तरफ से वार करने का नाटक भी किया। लैन जुवान्यू ने तुरंत अपने पैर चलाए और जैसे ही वह उसके हाथों में आने वाला था, उसने चतुराई से मुड़कर नानचेन के पास से निकल गया, जिससे वह एक बार फिर हवा में उछल पड़ी। हाँ, आप मुझे पकड़ नहीं पाई। अगर आप मुझे पकड़ नहीं सकती तो आपको मुझे चूमने देना होगा मम्मी। अपनी मां के पंजोग से लगातार 3 बार बचने के बाद लैन जुवान्यू बहुत खुश हुआ। नानचेन ने आगे कुछ नहीं कहा और बस अपने बेटे को हैरानी से देखती रही। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि लैन जुवान्यू ने ये कैसे किया, लेकिन ये साफ तौर पर एक जटिल चाल थी और इसमें एक खास रहती। जुवान्यू, तुमने ये तरीका किससे सीखा? शिक्षिका नाना, लैन शुवान्यू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। क्या आपने मुझसे वह सब कुछ बताने के लिए नहीं कहा था जो मैंने सीखा है? टीचर नाना, कब? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता चला? नानचेन दंगम होश में नहीं थी। फिर लान शुवान्यू ने कहा, मैंने उनसे सपने में सीखा। ओह नहीं, शिक्षिका नाना ने कहा कि यह मेरी चेतना में है। नानचेन अचंभित रह गई और उसने तुरंत और सवाल पूछे। तब लैन शुवान्यू ने उसे उस फुटवर्क के बारे में बताया जो नाना ने वापसी यात्रा के दौरान उसे सिखाया था। उसकी बात सुनने के बाद नानचेन के दिल में जो झटका लगा वह अपेक्षित ही था। दूसरों को बिना नुकसान पहुंचाए उनकी चेतना में प्रवेश करने और यहाँ तक कि उन्हें शिक्षा देने के लिए किसी की आध्यात्मिक शक्ति कितनी प्रबल होनी चाहिए। यहाँ तक कि आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर पाएगा। संभव है कि वह अपने अनुमान से कहीं अधिक उच्च कोटि की हो, शायद वह किसी ऐसे क्षेत्र में हो जहां वह पहुंच ही न सके। इस नानी की शक्ति सचमुच बहुत अधिक थी। जब से नानचेन छठे रैंक पर पहुंची तब से उसकी आध्यात्मिक शक्ति कछुए की गति से ही बढ़ती रही, चाहे वह कितनी भी मेहनत से प्रशिक्षण ले। वह जानती थी कि उसकी जन्मजात क्षमता केवल इसी स्तर तक पहुंच सकती है, लेकिन आखिर वह एक स्पिरिट सम्राट थी, इसलिए उसे स्पिरिट मास्टर्स के बारे में काफी जानकारी थी। शुवान्यू, क्या हम शुरू कर सकते हैं? दरवाजे से नाना की मधुर आवाज आई। नानचेन दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी और जब उसने उस खूबसूरत चेहरे को दोबारा देखा तो उसके मन में अचानक एक अजीब सी श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। अब उसे पूरा यकीन था कि नाना का लान शुवान्यू के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, क्योंकि अगर वह कुछ करना चाहती तो इस शक्तिशाली महिला के लिए उनके परिवार से निपटना बहुत आसान था। ये जानना आवश्यक है कि उपाधिधारी डोलुरैन को प्राचीन काल के अभिजात वर्ग की तरह ही अभियोजन से काफी हद तक छूट प्राप्त थी। जब तक कोई जघन्य अपराध न हो, संघ आमतौर पर उन पर बहुत कम प्रतिबंध लगाता था। आदरणीय महोदया, नानचेन ने नाना की ओर आदरपूर्वक झुककर अभिवादन किया। नाना ने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे अच्छे से सिखा दूंगी। तुम एक तरफ खड़े होकर सुनो, तुम्हारी आत्मा बर्फ के प्रकार की है, इसलिए मैं तुम्हारे अनुभव का लाभ उठा सकती हूँ। नानचेन ने जल्दी से सिर हिलाया। हालांकि उसे शक्ति की प्यास नहीं थी, फिर भी अपने बेटे के साथ रहने से उसे अधिक सुकून मिलता था। वे साधना कक्ष में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर लिया। नाना ने लैन शुवान्यू की ओर देखा और मुस्कुराए। शुवान्यू, तुम्हारी उम्र के लिए सबसे जरूरी है मजबूत नींव बनाना, इसलिए चलो कुछ सरल साधना से शुरू करते हैं। आज हम कुछ दबाव प्रतिरोधी अभ्यास करेंगे, ठीक है? दबाव प्रतिरोधी व्यायाम, ये क्या होते हैं टीचर नाना? लैन शुवान्यू ने उत्सुकता से पूछा। फिर नाना ने कहा, शिक्षक बाद में तुम पर थोड़ा दबाव डालेंगे और तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसका प्रतिरोध करोगे, बस यही बात है। ये तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। एक आध्यात्मिक गुरु के लिए उचित मात्रा में दबाव उसकी छिपी हुई क्षमताओं को जागृत कर सकता है। ओह ठीक है। लैन शुवान्यू को वास्तव में समझ नहीं आया, लेकिन बगल में खड़ा नानचेन चिंतित हो गया। ये फेंग ने पहले लैन शुवान्यू पर कुछ दबाव डाला था और इसी वजह से उसकी आत्मा में कुछ बदलाव आए थे, है ना? लेकिन क्या उस दबाव से उसे नुकसान होगा? उसने सोचा। नाना ने शायद उसकी चिंता भांप ली और कहा, मैं इसे अच्छे से संभाल लूंगी। तुम भी उसके साथ मिलकर इसे संभाल सकती हो। बोलते हुए उसने अपना बायां हाथ उठाया। नानचेन के सामने सब कुछ धुंधला सा लगने लगा और उसे पता भी नहीं चला कि वह कहां पहुंच गई है। पहले तो नानचेन और लैन शुवान्यू एक साथ खड़े थे, लेकिन अब नाना उनके बीच में खड़ी थी। ये कैसी क्षमता है? उसने सोचा और जब वह सदमे में थी तभी नाना से एक अजीब सी आभा निकली। नानचेन को केवल एक निराकार दबाव महसूस हुआ। ये बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन इसका सामना करने के लिए एक आत्मा की आवश्यकता थी। उसने तुरंत अपनी आत्मा को मुक्त किया और हवा का तापमान कम होता हुआ प्रतीत हुआ। उसके पैरों के नीचे 4 पीले और 2 बैंगनी रंग के आत्मा के छल्ले उठे और उसी समय नानचेन ने तुरंत महसूस किया कि उस पर दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने नाना की तरफ देखा और वह बस वहीं खड़ी थी। उसकी निगाहें लैन शुवान्यू पर टिकी थीं और वातावरण में व्याप्त घुटन भरे दबाव के बावजूद उसने नाना की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। नानचेन को अचानक यह एहसास हुआ कि वह अभी भी स्पिरिट मास्टर्स की दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती है। जब नाना लान शुवान्यू को देखती तो उसके चेहरे पर बस एक मुस्कान होती और लान शुवान्यू भी उसके दबाव को महसूस करता। ये दबाव उसके चारों ओर से आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर निचोड़ रहा हो। उसने नाना के निर्देशानुसार अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया और रहस्यमय स्वर कौशल मार्ग के अनुसार उसका प्रयोग किया। दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया और इस दबाव के चलते लैन शुवान्यू को महसूस हुआ कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्पष्ट रूप से तेजी से काम कर रही थी, लेकिन साथ ही लगातार खर्च भी हो रही थी। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करो। आत्मिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करो, उसे अनियंत्रित न होने दो और उसे उसकी मूल दिशा के अनुसार चलने दो। अब तुम अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हो। नाना की आवाज गूंज उठी। C39 खतरा। अनुवादक नोवल ही हिंदी ऑडियो नॉवल।
लान शुवान्यू ने अपना बायां हाथ उठाया और उसकी हथेली से चांदी की आकृति वाली नीली चांदी की घास प्रकट हुई। दबाव पड़ने पर नीली चांदी की घास की पत्तियां उसकी उंगलियों से शुरू होकर उसकी बाह के चारों ओर अनियंत्रित रूप से लिपट जाती थीं। नीली चांदी की घास के निकलते ही लैन शुवान्यू ने तुरंत महसूस किया कि उसके आसपास की चीजों को समझने की उसकी क्षमता बढ़ गई है। वह नाना के दबाव की ताकत को भी महसूस कर सकता था। जल तत्व आपस में मिलकर स्वतः ही एक सुरक्षात्मक परत बना ली जिसने उसे ढक लिया। ठीक इसी क्षण उसे अचानक दबाव में बदलाव महसूस हुआ। अब यह उसके चारों ओर से नहीं आ रहा था और कुछ क्षेत्रों में मजबूत होकर अन्य क्षेत्रों में कमजोर हो गया था। उसने तुरंत अपने जल कवच को नियंत्रित किया और उन क्षेत्रों में अधिक दबाव का प्रतिरोध करने के लिए कुछ बदलाव किए और उसे बनाए रखने की पूरी कोशिश की। नाना के होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं थी। एक समझदार बच्चा उनकी आभा के प्रभाव से स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देगा। कुछ ही पलों में लैन शुवान्यू थकने लगा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति साथ नहीं दे पा रही थी, इसलिए एक निश्चित स्तर तक दबाव पहुंचने के बाद नाना ने अपनी शक्ति बढ़ाना बंद कर दिया और इसके बजाय उसने उस स्तर को बनाए रखा, साथ ही उस पर दबाव डालने के तरीकों को लगातार बदलती रही। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के समाप्त होने के अलावा वह मानसिक रूप से भी कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि वह अपने जल कवच को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दबाव बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। नान चेन भी अपने बेटे की तरह ही महसूस कर रही थी। हालांकि वह छठे रैंक पर थी, लेकिन उस पर पड़ने वाला दबाव स्पष्ट रूप से कहीं अधिक तीव्र था। उसकी कमीज का पिछला हिस्सा बिना उसकी जानकारी के ही पसीने से भीग चुका था। उसने देखा कि उसके बेटे ने अपना जल कवच हटा दिया था और वह भी उसकी ही तरह ही परेशान लग रहा था। अद्भुत, वह एक साथ दो भूमिकाएं निभा रही थी, जिससे खुद पर और अपने बेटे पर अलग अलग तरह का दबाव था, फिर भी उसका नियंत्रण इतना सूक्ष्म और सटीक था। उसका नियंत्रण करने की क्षमता वाकई बहुत प्रबल थी। आदरणीय महोदय, मैं उस क्षण नानचेन पूरी तरह से हार मान चुकी थी और उसे लग रहा था कि वह अब और कुछ भी सहन नहीं कर सकती। आगे बढ़ते रहो, नानी की आवाज उसके कानों में गूंजी। नानचेन खाली हो गया। तुम अपनी हद से ज्यादा सुरक्षा करने की वजह से एक गतिरोध में फंसी हुई हो। तुम कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगी। बाहर का कोई दबाव नहीं है, इसलिए तुम्हारी पदोन्नति स्वाभाविक रूप से धीमी होगी। नानी की आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंजी। ठीक है, नानचेन ने कड़वी मुस्कान के साथ सहमति जताई। वह ये नहीं कह सकती थी कि उसे अपना पद बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह तो सिर्फ एक शोधकर्ता थी। जाहिर है उसे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह बैटल स्पिरिट मास्टर नहीं थी। फिर उस पर दबाव बढ़ा दिया गया। दूसरी ओर लैन शुवान्यू भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहा था। कुछ समय तक दबाव बना रहने के बाद अचानक बढ़ गया। लैन शुवान्यू ने अपना मुंह खोला। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह न तो कोई आवाज निकाल सकता है और न ही विचलित हो सकता है। धड़कन धड़क धड़ धड़क धड़ धड़, उसकी हृदय गति तेज होती जा रही थी। ये बहुत बुरा लग रहा है। टीचर नाना, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लैन शुवान्यू ने नाना की ओर दयनीय दृष्टि से देखा और नाना उसी मुस्कान के साथ उसे देखती रही। उनकी आंखों में हौसला भरा था। एक दूसरे की आंखों में वो भाव देखकर नाना का दिल पिघल गया। उसने सहज ही खुद को रोक लिया, लेकिन उसकी आंखों में उसे भरपूर समर्थन झलक रहा था। तब नन्हे शुवान्यू ने अपनी छाती फुलाकर और दयनीय आंखों में और भी दृढ़ निश्चय दिखाते हुए जवाब दिया। उसके दोनों हाथ मुट्ठी में कस गए और अचानक उसका दाहिना हाथ चमक उठा और उसकी दाहिनी हथेली से सुनहरी नीली चांदी जैसी घास प्रकट हुई। ठीक उसी क्षण जब वह दृढ़ संकल्पित था, पत्तियां ऊपर की ओर बढ़ी और उसकी दोनों भुजाओं को ढक लिया। फिर उसके दाहिने हाथ से लेकर पूरे शरीर तक गर्माहट का एहसास फैल गया और शरीर पहले से कहीं अधिक हल्का महसूस होने लगा। जिस दबाव के कारण उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी, वह काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर गया था। उसके बाएं हाथ पर चांदी के पैटर्न वाली नीली चांदी की घास थी, जो उसकी आध्यात्मिक जागृति के बाद से जल तत्वों को नियंत्रित कर सकती थी। उसके दाहिने हाथ में भी एक सफेद आत्मा की अंगूठी थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह कोई आध्यात्मिक कौशल प्रकट नहीं कर पा रहा था। फिलहाल ये पहली बार था जब उसने सुनहरे पैटर्न वाली नीली चांदी की घास में बदलाव महसूस किया, और वह बदलाव ताकत जैसा प्रतीत हुआ। वह दृढ़ निश्चय था और अंततः वह बदलाव सक्रिय हो गया। इसी क्षण उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति, जो कि समाप्त हो जानी चाहिए थी, एक पायदान बढ़ गई, मानो वह पुनः प्राप्त हो गई हो। उसके बाएं हाथ पर चांदी के पैटर्न वाली नीली चांदी की घास भी थोड़ी कांप रही थी, और उसके दाहिने हाथ पर सोने के पैटर्न वाली नीली चांदी की घास के साथ उसकी प्रतिक्रिया असामान्य थी। दो बिल्कुल अलग अलग शक्तियां उसकी बाहों से वापस प्रवाहित हुई और एक ही समय में उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। नाना को उसके शरीर में बदलाव महसूस हुआ और अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। नानचेन और लैन जुवान्यू पर उसने जो दबाव डाला था वह तुरंत गायब हो गया और वह लैन जुवान्यू की ओर दौड़ी। बिना किसी झिझक के उसने अपना हाथ लैन जुवान्यू की छाती पर रख दिया। उसकी बाहों में उमड़ती हुई उन दो प्रकार की ऊर्जाओं ने उसे अशांत प्रवाह की तरह महसूस कराया जो उसके हृदय के पास उमड़ रहा था। नाना के हस्तक्षेप करने से पहले ही वे दोनों ऊर्जाएं आपस में टकरा रही थीं। उन्होंने अपनी कोमल आध्यात्मिक शक्ति उसमें समाहित कर दी, जिससे एक भंवर बन गया और दोनों शक्तियां एक दूसरे के संपर्क में आए बिना ही आपस में उलझ गईं। नाना आश्चर्यचकित होने के साथ साथ घबरा भी गईं। दबाव गायब हो गया और नानचेन ने राहत की सांस ली। उसने नाना की हरकतों और लैन जुवान्यू के शारीरिक बदलावों को भी देखा, जिससे वह अंदर तक भयभीत हो गई। इस समय लैन शुवान्यू सामान्य अवस्था से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसके छोटे से चेहरे का बायां हिस्सा अब चांदी की रेखाओं से भरा हुआ था और दायां हिस्सा सुनहरी रेखाओं से भरा हुआ था। ये दोनों भिन्न भिन्न आकृतियां केंद्र की ओर ऐसे बढ़ रही थी मानो एक दूसरे से टकराना चाहती हो। लान शुवान्यू का शरीर स्पष्ट रूप से थोड़ा फूल गया था और उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति सामान्य से अधिक उतार चढ़ाव कर रही थी। उसकी एक आंख चांदी जैसी और दूसरी सुनहरी हो गई थी और उसका सुंदर छोटा चेहरा अब काफी डरावना लग रहा था। आदरणीय जुवान्यू, उन्हें क्या हुआ? नानचेन चिल्लाया। नाना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, विदेशी ऊर्जाएं। उसके अंदर दो आत्माएं हैं और उसके शरीर में मौजूद दोनों ऊर्जाएं आपस में टकरा रही हैं। ऐसा लगता है कि शुरुआत में केवल एक ही आत्मा पूरी तरह जागृत थी और दबाव के चलते दूसरी आत्मा भी जागृत हो गई। वे एक दूसरे को महसूस कर सकती थी और उन्होंने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। ये बहुत चिंताजनक है। नानचेन के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें और आ गईं। ये सब बहुत अचानक हुआ और उसने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जो कुछ भी हुआ वह बहुत अचानक था। क्या वह किसी खतरे में है?
उसने चिंतित स्वर में पूछा। नाना ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये बहुत खतरनाक है। अगर ये दोनों शक्तियां उसके शरीर में टकराएंगी तो शायद उसका शरीर पल भर में फट जाएगा, और मुझे ये दोनों शक्तियां इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और याद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। अगर वह और ज्यादा कोशिश करती तो उसका सिर बुरी तरह दुखने लगता। अब हमें क्या करना चाहिए? नानचेंग ने चिंता से पूछा। C40 तो प्रकार की ऊर्जा। अनुवादक नोवेल ही हिंदी ऑडियो नॉवल। नाना ने कहा, मैं कोई उपाय सोचती हूँ, मुझे थोड़ी देर ध्यान लगाने दीजिए। बोलते बोलते वह लैन शुआन्यू के सामने पालती मारकर बैठ गई। उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपना दाहिना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। उन्होंने दोनों शक्तियों को अलग किया और साथ ही उसके भीतर हो रहे बदलावों को महसूस किया। नानचेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। उसने नाना को उस पर डाले गए दबाव के लिए दोषी नहीं ठहराया, जिसके कारण ये परिवर्तन हुआ। वह समझती थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जुबानी अलग था, वह तो अंडे से पैदा हुआ था। सुनहरे पैटर्न वाली नीली चांदी की घास एक दिन जरूर जागृत होगी, और सौभाग्य से अभी एक प्रतिष्ठित डोलू यहाँ मौजूद है। अगर वह घर पर अकेली होती तो उसे सच में नहीं पता होता कि क्या करना है। लान शुआन्यू फिर से उसी विचित्र सपने में प्रवेश कर गया, जिसमें उसने प्रकाश के कई बिंदु देखे। उनमें से एक प्रकाश अलग हो गया और उसकी कोमल सुनहरी चमक उसके शरीर में समा गई। सुनहरी और चांदी की रोशनी एक दूसरे से टकराती हुई प्रतीत हो रही थी और दोनों एक दूसरे को भगाने की कोशिश कर रही थी। अंधेरे में एक अदृश्य शक्ति भी थी जो उन्हें एक दूसरे को भगाने या आपस में टकराने से रोकने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे वह अदृश्य शक्ति घूमने लगी और उसने सुनहरी और चांदी दोनों शक्तियों को अपने साथ खींच लिया। वह इतनी तेजी से घूमी कि प्रकाश की वे दोनों किरणें धागे जैसी बन गईं, यहाँ तक कि वे पहले की तरह स्पष्ट रूप से अलग नहीं रह गईं। सुनहरी और चांदी की रोशनी की किरणें तेजी से घूमने लगी, जब तक कि उनका एक सबसे महीन हिस्सा हल्का सा संपर्क बनाने लगा। जब वे आपस में टकराए तो बिजली का झटका लगने की तरह तुरंत एक दूसरे से दूर उछल गए, लेकिन बहुत जल्द ही वे फिर से एक दूसरे से टकरा गए। दोनों ही एक दूसरे को अपने वश में करना चाहते थे या कम से कम उन्हें भगा देना चाहते थे, लेकिन दोनों ताकतें काफी हद तक एक जैसी थीं और कोई भी पूरी तरह से वह नहीं कर सकता था जो वे करना चाहते थे। धीरे धीरे सुनहरे और चांदी के वे धागे आपस में गुंथने लगे, मानो चोटी बन रहे हों। शुरुआत में एक छोटा धागा था, फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया सुचारू हो गई। वे घूमते रहे और इस हद तक आपस में उलझ गए कि उनमें कोई अंतर नहीं रह गया। वे एक दूसरे में विलीन हो गए थे और साथ ही कोई भी दूसरे को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित नहीं कर पा रहा था। उसे ठीक से पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन अपनी पैनी नजर से उसने देखा कि सुनहरे और चांदी के धागे एक छोटे से दोहरे रंग के भंवर में बदल गए, जो उसके चारों ओर तब तक घूमता रहा जब तक कि वह स्थिर नहीं हो गया। नाना ने अपनी आंखें खोली और अपना दाहिना हाथ उसकी छाती से हटा लिया। साथ ही उसने लैन शुआन्यू को धीरे से ऊपर उठा लिया। लान शियाओ और नानचेंग एक तरफ से देख रहे थे और उनकी आंखों में सुस्ती झलक रही थी। उस दिन के बाद 3 दिन बीत चुके थे। अब जाकर लैन शुआन्यू के चेहरे पर मौजूद सुनहरी और चांदी जैसी रेखाएं आखिरकार गायब हुई। नानचेंग उससे सवाल करना चाहती थी, लेकिन लैन शियाओ ने उसे रोक लिया। उसे पता चल गया था कि लैन जुवान्यू की सांसें अब स्थिर हैं और वह अब खतरे से बहुत दूर है। नाना नन्हे शुआन्यू को उठाकर उसके कमरे में ले गई और उसे सावधानी से बिस्तर पर लिटा दिया। उन्होंने उस पर एक कंबल डाला और चुपचाप बाहर चली गई। जब उसने कमरे का दरवाजा बंद किया तो नानचेंग ने उत्सुकता से पूछा, आदरणीय शुआन्यू है? नाना की भौहें तन गईं। मुझे आप लोगों को शुआन्यू की स्थिति के बारे में बताना होगा, ये बहुत ही अनोखी है। कृपया हमें बताइए। लैन शियाओ ने नानचेंग को पीछे खींचा और नाना को बैठक में सोफे पर ले आए। ऐसा लगता है कि शुआन्यू के शरीर में 2 अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि उनमें से एक सुनहरी है और दूसरी चांदी जैसी। इन दोनों ऊर्जाओं की शक्ति बहुत प्रबल है और लगभग एक समान है। साथ ही ये दोनों बहुत जिद्दी भी हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे इन दोनों ऊर्जाओं से एक जुड़ाव महसूस हुआ और शायद यही कारण है कि मुझे शुआन्यू पसंद आया और मैं उसके साथ वापस यहाँ आ गई। अगर जुवान्यू के भीतर केवल एक ही ऊर्जा होती तो यह उसके लिए बहुत मददगार होती। इससे वह अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाकर एक शक्तिशाली स्पिरिट मास्टर बन पाता। लेकिन उसके शरीर में दोनों ऊर्जाएं मौजूद हैं और इसके बजाय यह ऊर्जा असर कर रहा है। अगर ये ऊर्जाएं सक्रिय हो गईं तो वे उसके शरीर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ेंगी। उनमें किसी भी प्रकार की चेतना नहीं है और अगर वे आपस में लड़ती हैं तो जुवान्यू के लिए ये खतरनाक होगा क्योंकि उसका शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। मैंने इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की और उन्हें आपस में बुनकर संतुलित किया। कताई विधि से उनकी शक्ति इतनी प्रबल नहीं होती और उनके बीच थोड़ी दूरी बनी रहती, इसलिए वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते। अब उन्होंने एक हद तक संतुलन प्राप्त कर लिया है और इससे उनकी स्थिति स्थिर हो गई है। जब लान शियाओ और नानचेंग ये सब सुन रहे थे तो वे हैरान रह गए और कुछ हद तक असहाय भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मानो वह जो कुछ भी कह रही थी वह किसी दूसरी दुनिया से आ रहा हो। अभी तो यही एकमात्र समस्या नहीं है। जैसे जैसे उसका पद बढ़ेगा ये ऊर्जाएं भविष्य में भी प्रकट होती रहेंगी, क्योंकि ये 2 प्रकार की ऊर्जाएं उसके रक्त में मौजूद हैं। उसे हर हाल में खुद को विकसित करना होगा। एक निश्चित आयु तक पहुंचने पर उसकी रक्तवाहिकाओं के बढ़ने से ये ऊर्जाएं प्रकट होंगी। जब ऐसा होगा और यदि इन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सका तो खतरा फिर से प्रकट होगा और शायद पहले से भी अधिक तीव्र होगा, नाना ने आगे कहा। तब लैन शियाओ चिल्लाए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने अभी अभी इसे आजमाया और ऐसा लगा कि ये दोनों प्रकार की ऊर्जाएं एक विशेष अवस्था में आपस में मिल सकती हैं। ये बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसमें काफी समय भी लगेगा। मैंने उसे घुमाने की विधि से इन ऊर्जाओं को उसके शरीर में उलझाने में मदद की और यह सुनिश्चित किया कि इनका संपर्क क्षेत्र जितना संभव हो उतना छोटा हो। अगर वह इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के विलय को नियंत्रित कर सके तो वह ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि मुझे ये करना आता है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, नाना ने कहा। नानचेंग कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन लैन शियाओ ने उसे रोक लिया। फिर उसने नाना की ओर देखकर कहा, आदरणीय, अगर आप आसपास हो तो क्या शुआन्यू खतरे में रहेगा? नाना ने जवाब दिया, अभी तो नहीं, और आप दोनों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तभी प्रकट होगा जब उसे कोई बड़ी सफलता मिलेगी और इन 2 प्रकार की ऊर्जाओं के बीच संघर्ष के कारण उसकी साधना की गति धीमी हो जाएगी, इसलिए अभी सब कुछ नियंत्रण में है।
जहां तक इन दो प्रकार की ऊर्जाओं के आपस में तालमेल बिठाने की बात है, तो हमें उसके 20वें स्तर पर पहुंचने पर ही पता चलेगा। कुछ दिशा निर्देश या संकेत मिल सकते हैं और शायद जब उसका पहला आध्यात्मिक मूल प्रकट होगा तब ये समस्या हल भी हो जाएगी। स्पिरिट को नान चेंग और लैन शियाओ को यह स्पष्ट रूप से पता था। यह उच्च स्तरीय स्पिरिट मास्टर का पर्यायवाची था। सामान्यतः इसका ठोसकरण तभी सफल होता है जब कोई 7 स्पिरिट रिंग के स्तर तक पहुंच जाता है। आत्मा शक्ति के मूल के रूप में यह पुरानी शक्ति को त्याग कर नई शक्ति को ग्रहण करता है और स्पिरिट मास्टर की युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करता है। नान चेंग पहले ही अपने छठे चक्र पर पहुंच चुकी थी और अगला चरण उसके स्पिरिट कोर का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ये निकट भविष्य में संभव नहीं लग रहा था क्योंकि उसे इसका कोई आभास नहीं था। इसलिए यदि 40 वर्ष की आयु से पहले भी यह विकसित नहीं हुआ तो वह अपने जीवनकाल में कभी भी स्पिरिट कोर प्राप्त नहीं कर पाएगी। फिर लैन शियाओ ने कहा, अब हम उसकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं? उसके शरीर को, विशेषकर उसकी नसों को मजबूत करो। अगर उसका शरीर मजबूत होगा तो खतरे की स्थिति में भी वह अधिक सहनशील होगा और हमें उससे निपटने के लिए अधिक समय मिलेगा, नाना ने जवाब दिया। लान शियाओ ने अपनी भौहें सिकुड़ी। प्रशिक्षण से उसका शरीर तो मजबूत हो जाएगा, लेकिन उसकी नसें? फिर नाना ने कहा, मैं कुछ सोचती हूँ। असल में वह आंतरिक रूप से काफी मजबूत है। हालांकि दो प्रकार की ऊर्जाओं का आपस में टकराना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वास्तव में वे उसके शरीर को पोषण दे रही हैं, खासकर वह सुनहरी ऊर्जा, क्योंकि यह उसके शरीर की ताकत बढ़ा रही है। चिंता मत करो, मैं उसे हर दिन मार्गदर्शन दूंगी और उसके शरीर को जल्दी मजबूत बनाने में मदद करूंगी। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल नोवल ही हिंदी ऑडियो नॉवल।